Hello everyone. Now we'll move to the some theoretical points in air refrigeration cycle. एयर रेफ्रिजरेशन में साइकिल में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एयरक्राफ्ट साइकिल पे. ठीक है. ऑलरेडी हम एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या देख चुके हैं, सिंपल ब्रेटन साइकिल को, सिंपल ब्रेटन साइकिल के बारे में देख चुके हैं. सिंपल ब्रेटन साइकिल का मतलब दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक और दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और यू कैन से आइसोबारिक प्रोसेस. ठीक है. उसके लिए हम सीओपी भी डिराइव कर चुके हैं, दैट इज 1 by rp to the power gamma minus 1 by gamma, that is -1. ठीक है. और ये भी देख चुके हैं कि आपके जितने भी मेनली 4 डिवाइस होते हैं सिंपल ब्रेटन साइकिल में यूज किए जाते हैं, 2 हीट एक्सचेंजर और 2 आपका एक कंप्रेसर और एक आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपैंडर. ठीक है. एक आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपैंडर. ये चारों के चारों डिवाइस को हम क्या होते हैं इंडिविजुअली, सब के सब ओपन सिस्टम होते हैं इंडिविजुअली, और इनके लिए एंड ऑल आर इन यही मान के चलते हैं कि ऑल आर इन स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट स्टेडी फ्लो कंडीशन. और इन चारों डिवाइस के लिए एक और असम्पशन लेके चलते हैं. क्या लेके चलते हैं, दैट इज डेल्टा के इन डेल्टा पी इज ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल. उसके अकॉर्डिंग सारा कैलकुलेशन हमने किया 1 by 1. ठीक है. सीओपी डिराइव किया. उसके बाद हमने देखा कि समटाइम्स क्या करता है आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कि क्या होता है आपका, दोनों जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है दोनों प्रोसेस को पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से चेंज कर देता है, और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस से चेंज कर देता है तो उस केस में हम किस तरीके से सीओपी निकालते हैं वो भी सारा कुछ देखा था हमने. फिर हमने देखा था वी हैव सीन ऑलरेडी आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी. ठीक है ना. आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी हमने देखा था. आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी अगर होगा, आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी एक्चुअली परफॉर्मेंस पैरामीटर है फॉर द कंप्रेसर इंडिविजुअली एज वेल एज फॉर द टर्बाइन इंडिविजुअली. क्योंकि मैंने कहा कि रियल प्रैक्टिकल लाइफ में रिवर्सिबल एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, तो वहां पे एक्चुअली क्या होता है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, और इसी इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क आउटपुट या वर्क इनपुट देना पड़ता है वो किससे कंपैरिजन करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, आपके आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में वर्क डन से कंपेयर करते हैं. और उसके लिए हमें क्या यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, एक परफॉर्मेंस पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी. ये सारा कुछ डील कर चुका हूं मैं. ठीक है. और देन ऑलरेडी हम लोग न्यूमेरिकल भी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पे डील कर चुके हैं. मैंने कहा कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल से आपका ईएस में भी क्वेश्चन आता है, गेट में भी क्वेश्चन आता है, ईएस ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है. बट मैंने कहा कि बहुत ज्यादा, बट स्टिल देयर विल बी नो मोर वेरिएशन इन द एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल. बहुत ज्यादा वेरिएशन आपका नहीं होता है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में, इसलिए यहाँ पे बहुत कम हमने न्यूमेरिकल देखा देन द व्हाट वीसी साइकिल. वीसी साइकिल में काफी न्यूमेरिकल हमने देखा था, यहाँ पे न्यूमेरिकल में वेरिएशन नहीं है इसलिए. ठीक है. बहुत कम न्यूमेरिकल हमने देखा. एंड व्हाट इज एग्जैक्टली नाउ विल मूव टू द व्हाट some theoretical points. सबसे पहला हम डील करेंगे, एट फर्स्ट आई एम गोइंग टू डील दैट इज एडवांटेजेस ऑफ VC सिस्टम ओवर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम. ठीक है. एडवांटेजेस क्या है VC सिस्टम के आपके एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे, व्हाट इज एग्जैक्टली. ठीक है. तो देखेंगे हम द वेरी फर्स्ट वन ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियसली ही बता चुका हूं मैं कि जब हम कार्नोट साइकिल एज VC सिस्टम देख रहे थे तो वहीं पे बता चुका हूं मैं कि हमारा सबसे नजदीक का साइकिल, कार्नोट साइकिल के सबसे नजदीक का साइकिल कौन सा होता है, दैट वन इज द VC साइकिल. ठीक है ना. VC सिस्टम सबसे नजदीक का सिस्टम होता है, जिसके कारण इसका COP क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है रेस्पेक्टिवली द एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल. तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, एज द वर्किंग साइकिल नियर टू द कार्नोट साइकिल, Carnot cycle, that's why as the working cycle near to the Carnot cycle, that's why COP is quite high, approximately मैंने बताया था 3 to 4. The COP of VC cycle greater than air refrigeration cycle. The COP of VC cycle is greater than air refrigeration cycle. Air refrigeration cycle का COP approximately 1 के बराबर होता है, approximately equal to 1. ठीक है ना. एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए
ठीक है, दैट वन इज, तो आप रियलाइज कर सकते हो एक आपका COP 3 to 4, COP का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूं कि रनिंग कॉस्ट, एक्चुअली ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज द RC बाय द पावर इनपुट, ठीक है ना। सेम पर यूनिट पावर इनपुट के लिए ट्राई टू रियलाइज, अगर ये COP पर यूनिट पावर इनपुट के लिए ये COP जितना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना, पर यूनिट पावर इनपुट के लिए ये COP जितना ही ज्यादा होगा उतना ही आपका RC क्या होगा, उतना ही RC ज्यादा होगा। ऑब्वियस यू कैन रियलाइज, या फिर ऐसा कह सकते हो कि ये COP जितना ही ज्यादा होगा देन फॉर द सेम RC पावर इनपुट क्या होगा, पावर इनपुट उतना ही कम होगा। ऑब्वियस यही तो हमें चाहिए, पावर इनपुट हमारा क्या बताता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बताता है, और जिसके कारण हमारा रनिंग कॉस्ट इसी से आपका फाइंड आउट होता है, इसी से आता है रनिंग कॉस्ट। तो मैंने कहा कि अगर COP ज्यादा होगा तो रनिंग कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, और आपका अगर COP ज्यादा कम होगा तो रनिंग कॉस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, बिजली का कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, पावर कंजम्पशन एक्चुअली ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि पर टन इज ऑफ रेफ्रिजरेशन, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या करता है, पावर कंज्यूम ज्यादा करता है रेस्पेक्टिवली द व्हाट, रेस्पेक्टिवली द Carnot COP, रेस्पेक्टिवली द Carnot COP, Carnot साइकिल, बट स्टिल इट इज यूटिलाइज्ड इन द, कहां पे आपका एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्यों ऐसा, वी विल डिस्कस, डोंट वरी, क्योंकि शुरू में एक छोटा सा ग्लिम्स दे चुका हूं मैं कि जब आप किसमें एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन देखते हो तो मेन कंसिडरेशन क्या होता है, द मेन कंसिडरेशन इज वेट। ठीक है, मेन कंसिडरेशन इज वेट। नाउ विल मूव टू द सेकंड वन, रनिंग कॉस्ट ऑफ VC साइकिल। नाउ यू कैन रियलाइज, जब COP ज्यादा है तो रनिंग कॉस्ट तो ज्यादा होगा, 20%। नाउ यू कैन रियलाइज ओनली 20% ऑफ गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर टन इज ऑफ रेफ्रिजरेशन, आप रियलाइज कर सकते हो। ठीक है, 20%, दैट इज यहां पे थर्ड वन। नाउ आई एम गोइंग टू मूव ऑन द थर्ड वन, एज हीट इज कैरिड अवे। अब ये हमें समझना होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली। तो पहले इसे हम समझ लेते हैं, उसके बाद लैंग्वेज देखते हैं। आई एम गोइंग टू डील दिस वन, थर्ड वन। देखिए थोड़ा ध्यान से, VC साइकिल की अगर बात करें, आई एम गोइंग टू डील VC साइकिल। ठीक है, एक काम करो, पीएस डायग्राम देखता हूं मैं, पीएस डायग्राम पे एंथैल्पी वगैरह क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, दैट्स व्हाई TS डायग्राम भी देख लूंगा, PS डायग्राम भी देख लूंगा, चलो TS डायग्राम भी और PS डायग्राम भी। ठीक है, यहां पे क्या होता है एक्चुअली, ट्राई टू रियलाइज, यही होता है ना, दिस इज द VC साइकिल, ऑलरेडी बता चुका हूं। अब टेंशन मत लेना, 3 to 4 ये मान के चलना कि डॉटेड लाइन है, इसे तो डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूं लो, इसे नहीं तो जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इसे कॉन्टिन्यूअस लाइन कैसे दे दिया, जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस है 3 to 4 थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे डिफरेंट कलर से दे दिया। नाउ यू कैन रियलाइज। ठीक है, और इसे मैंने अगेन डिफरेंट कलर से डिनोट किया। यहीं पे क्या होता है, स्टोरेज सिस्टम से हीट एडिशन होता है, एंड दैट वन इज नथिंग बट द RC। ठीक है ना, स्टोरेज सिस्टम से क्या होता है आपका, स्टोरेज सिस्टम से हीट एडिशन होता है, और दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द RC। एंड RE क्या लिखते हैं, RE पर यूनिट मास बेसिस, पर यूनिट मास basis, what happened exactly per unit mass basis, that one is the H1 minus H4. H1 minus H4 is actually part of latent heat. Now you can realize actually the part of latent heat, try to realize actually latent heat क्या होगा, latent heat is saturated, evaporator pressure पे is saturated, क्या नाम दो इसे, आई एम गोइंग टू टेक इट एज 1, ठीक है ना, F, ठीक है ना। तो यहां पे लैटेंट हीट क्या हो जाएगा, लैटेंट हीट corresponding to evaporator
प्रेशर एंड टेम्परेचर, दैट वन इज क्या लिख सकते हैं, H1 माइनस HF ले सकते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, H1 माइनस HF। तो यहाँ पे H1 माइनस H4 है, व्हाट इज दैट, इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द लैटेंट हीट। ना पूरा लैटेंट हीट तो नहीं है, लेकिन इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द लैटेंट हीट। ट्राई टू रियलाइज पार्ट ऑफ लैटेंट हीट। आइए देखते हैं, पीएच डायग्राम भी यहाँ पे रियलाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पीएच डायग्राम भी I'm going to draw the pH diagram as well. I'm going to draw the pH diagram. That is 1, 2, 3, 4 pH diagram. That is your पीएच डायग्राम भी फटाफट ड्रॉ कर दिया। इसे अगेन ब्लैक कलर से डिनोट कर रहा हूं मैं। I'm going to again 4 to 1 that is exactly your, now you can realize, ठीक है, लैटेंट हीट, इसे F नाम दिया था मैंने, तो लैटेंट हीट क्या हो जाएगा, लैटेंट हीट across the latent heat across the evaporator, that one is H1 minus HF, और H1 minus H4 is nothing but the part of the, ठीक है, latent heat। ये बात तो समझ लिया आपने। Now we will move to the water। इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ऑलरेडी ये सारा कुछ लिख चुका हूँ मैं, इसे इरेज कर दिया मैंने, और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। Now we'll move to the next air refrigeration cycle। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल देखते हैं। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में एयर क्या होता है, यहां पे आपका आर पर यूनिट मास बेसिस क्या होता है, Cp T1 माइनस T4, यानी कि यहां पे क्या होता है, आपका टेम्परेचर चेंज होता है। ट्राई टू रियलाइज, यहां पे आपका क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। प्लीज ट्राई टू रियलाइज। आई एम गोइंग टू ड्रॉ, ऑलरेडी बता चुका हूं, इट इज नॉट अ बिग डील, याद तो होगा ही आप लोगों को, बट स्टिल यहां पे ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं। That is ठीक है, that is our 1, 2, 3, 4। अगेन मैं ब्लैक कलर से देता हूं आरसी वाले पोर्शन को, जो आपका आरसी वाला पोर्शन है उसे ब्लैक कलर से नाम दे दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा यहीं से क्या होता है, आपका स्टोरेज सिस्टम है, देयर विल बी द स्टोरेज सिस्टम, स्टोरेज स्पेस, और यहीं से क्या होता है आपका, ठीक है। तो यहां पे भी पर यूनिट मास बेसिस हमने देखा, ठीक है। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, थोड़ा रियलाइज करना, यहां पे T1 का वैल्यू, लिमिटिंग कंडीशन, स्टोरेज स्पेस का ऑलरेडी बता चुका हूं कि टेम्परेचर क्या होता है इस रेफ्रिजरेटर। यहां पे ये जो हीट एक्सचेंजर 4 to 1 जो प्रोसेस हो रहा है, किस हीट एक्सचेंजर में हो रहा है, दैट वन इज इन रेफ्रिजरेटर, उसे रेफ्रिजरेटर मान के चलते हैं, ठीक है ना। हीट एक्सचेंजर को रेफ्रिजरेटर नाम दिया मैंने। तो ये आपका जो यहाँ पे 4 to 1 प्रोसेस हो रहा है, किस में हो रहा है, हीट एक्सचेंजर रेफ्रिजरेटर में हो रहा है। तो थ्रू आउट द रेफ्रिजरेटर, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्टोरेज स्पेस से ज्यादा ही होना चाहिए, तभी तो हीट क्या करेगा, एयर जो आपका रेफ्रिजरेटर में मूव कर रहा है, हीट को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। ट्राई टू रियलाइज, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करूं तो यहां पे T1 इटसेल्फ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन द T स्टोरेज होना चाहिए। और लिमिटिंग कंडीशन, एकदम लिमिटिंग कंडीशन की बात करूं तो T1 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग कंडीशन की बात करूं मैं, तब जाके क्या मान सकते हैं, लिमिटिंग कंडीशन, देन वी कैन assume that one is T1 is equal to T स्टोरेज। लिमिटिंग कंडीशन, मैंने कहा
कि थ्रू आउट द प्रोसेस 4 to 1 थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होना चाहिए आपका, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, टेम्परेचर स्टोरेज से अधिक, टेम्परेचर स्टोरेज से क्या होना चाहिए, एक्सट्रीमली सॉरी दैट वन इज नॉट द ग्रेटर, नॉट द ग्रेटर, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्टोरेज स्पेस का टेम्परेचर हर हाल में थ्रू आउट द प्रोसेस 4 to 1 आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्टोरेज स्पेस से कम होना चाहिए, स्टोरेज स्पेस से कम होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अगर प्रीवियसली मैंने लैंग्वेज थोड़ा गलत बोला होगा तो उसे समझ ले, सुधार लीजिएगा, ठीक है, उस एरर को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कहा कि 4 to 1 थ्रू आउट द प्रोसेस हीट ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द स्टोरेज टू द एयर। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, एयर का थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन द स्टोरेज सिस्टम। ऑलरेडी यहां पे तो बता ही चुका हूं मैं यार, मस्ट बी लेस देन द स्टोरेज सिस्टम। तो T1 क्या होना चाहिए, T1 itself लेस देन द T स्टोरेज होना चाहिए, बट इन द लिमिटिंग कंडीशन T1 और T स्टोरेज क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इफेक्टिव हीट ट्रांसफर होने के लिए लिमिटिंग कंडीशन में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, बट इन जनरली क्या होगा, T1 should be less than the T storage, तभी आपका हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम द स्टोरेज टू द एयर रेफ्रिजरेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ लैटेंट हीट, और यहां पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है विच इज व्हाट, क्या हो रहा है आपका, सेंसिबल हीटिंग हो रहा है, दैट मीन इज कॉल्ड एज अ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो सेंसिबल हीटिंग ही कहते हैं ना, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ठीक है। एयर है, एयर का तो फेज चेंज हो नहीं रहा है तो सेंसिबल हीटिंग होगा, और सेंसिबल हीटिंग होगा, मैंने कहा कि जनरली एयर के लिए सीपी क्या होता है, कम होता है, जनरली एयर के लिए सीपी कम होता है। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे जो बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीपी कम होगा सेम आरई के लिए, फॉर द सेम आरई, ये टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा। और ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, यानी कि T1 माइनस T4 का वैल्यू कम होगा। T1 माइनस T4 का वैल्यू कम होगा, इसका मतलब क्या हो सकता है, T1 का वैल्यू कम हो या फर्दर T4 का वैल्यू ज्यादा हो, यही हो सकता है ना। मैंने कहा कि T1 शुड बी, यहीं पे समझना है, यहीं पे मेनली समझना है जो अगला पॉइंट है, ठीक है, मेन वही पॉइंट है, बाकी कोई पॉइंट नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर सीपी कम, एयर का सीपी जनरली कम, तो सेम आरई के लिए, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने कहा कि टेम्परेचर डिफरेंस कम नहीं, सेम आरई के लिए अगर सीपी कम है तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। फॉर द सेम आरई टेम्परेचर आपका क्या है, कम है, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। फॉर द सेम आरई टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब ज्यादा टेम्परेचर होने का मतलब या तो T1 ज्यादा हो या T4 क्या हो, कम हो। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, T1 ज्यादा होने का मतलब, व्हाट इज दैट मीनिंग, मैंने कहा कि T1 हर हाल में T स्टोरेज से छोटा होना चाहिए, T1 हर हाल में T स्टोरेज से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये तो कंफर्म है, ठीक है। यानी कि हर हाल में अगर हमें इस स्टोरेज को 5 डिग्री, मान लिया मैंने, वैसे तो माइनस साइन में भी रख सकते हैं अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो, 5 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, ठीक है। अगर हमें इस स्टोरेज सिस्टम को 5 डिग्री सेल्सियस पे रखना है तो T1 तो 5 डिग्री सेल्सियस है, तो हर हाल में कम ही होना चाहिए ना, हर हाल में कम होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये सेम आरई के लिए ये वैल्यू लार्ज होगा तो क्या करना होगा, T4 को और कम करना होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, T4 को क्या करना होगा, और हमें कम करना होगा। वी हैव टू डू T4 कम करना होगा। अब T4 को कम करने के लिए सारा ऑपरेटिंग कंडीशन हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। सारा ऑपरेटिंग कंडीशन यहां पे क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब कम करने के लिए व्हाट हैपन एग्जैक्टली, व्हाट वी हैव टू डू, इससे भी लो प्रेशर ले जाना होगा, इससे भी लो प्रेशर ले ऑब्वियस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कहा कि सारा ऑपरेटिंग कंडीशन कम करना होगा, और क्या करना होगा, इसे फर्दर क्या करना होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसे फर्दर
फिर फर्दर अगर 4 को कम करना है, मैंने कहा कि T1 तो बड़ा कर नहीं सकते हैं क्योंकि 5 डिग्री सेल्सियस पर रखना है, तो T1 तो हर हाल में 5 डिग्री सेल्सियस से छोटा होगा, तो हमें T4 को कम करना होगा। और T4 को कम करना होगा, व्हाट इज दैट मीनिंग? इसका मतलब आपका प्रेशर रेशियो बढ़ाना होगा। प्रेशर रेशियो क्यों बढ़ाना होगा? अगर 4 फर्दर नीचे जाएगा तो क्या होगा? आपका प्रेशर रिड्यूस करेगा एट द एंड ऑफ व्हाट? एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन। जब फिर प्रेशर फर्दर रिड्यूस करेगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली? प्रेशर रेशियो बढ़ेगा, और प्रेशर रेशियो बढ़ेगा, ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियसली कि आपके एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में अगर प्रेशर रेशियो बढ़ेगा, सीओपी क्या होगा? डाउन होगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होगा? डाउन होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब यही है कि यहां पे लैटेंट हीट के थ्रू क्या हो रहा है? यहां पे लैटेंट हीट के थ्रू हीट एडिशन हो रहा है, और यहां पे किसके? सेंसिबल हीटिंग के थ्रू हीट एडिशन हो रहा है। दैट्स वाई फॉर द सेम आरसी का मतलब दैट वन इज m डॉट रेफ्रिजरेंट इनटू H1 माइनस H4 फॉर द सेम आरसी मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट। इस वीसी साइकिल के लिए क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम जो हैंडल करना होगा मास रेफ्रिजरेंट का, वो कम हैंडल करना होगा। ठीक है ना, कम हैंडल करना होगा, लेकिन इसमें मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा? मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट ज्यादा हो जाएगा, और वॉल्यूम जो हैंडल करना होगा वो क्या करना होगा? ज्यादा हैंडल करना होगा मास फ्लो का। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दैट्स वाई। और कंप्रेसर वर्क भी बढ़ जाएगा, प्रेशर रेशियो बढ़ेगा तो कंप्रेसर वर्क बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन एग्जैक्टली? परफॉर्मेंस यहाँ पे डाउन हो जाएगा, और मास फ्लो रेट इसे कम हैंडल करना पड़ेगा। दैट्स वाई दैट वन इज क्वाइट एफिशिएंट। ठीक है, डोंट वरी, मास फ्लो रेट कम, आपका मास फ्लो रेट अभी समझाऊंगा मैं। मास फ्लो रेट कम और मास फ्लो रेट ज्यादा, इसका क्या इंपैक्ट होगा? आई एम नॉट गोइंग टू डील हियर। ठीक है, बस इतना जान लीजिए, मास फ्लो रेट कम होने के कारण हम यहाँ पे सिंपली क्या यूटिलाइज कर सकते हैं? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूटिलाइज कर सकते हैं, या रोटरी कंप्रेसर यूटिलाइज कर सकते हैं। जनरली आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्या होता है? रोटरी कंप्रेसर ही यूटिलाइज करते हैं। ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में ही आता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर भी, एज वेल एज रोटरी कंप्रेसर भी। ठीक है, तो रोटरी कंप्रेसर फॉर द टाइम बीइंग, मैंने कहा एग्जांपल दे दिया मैंने कि रोटरी कंप्रेसर कहां यूटिलाइज करते हैं। दोनों के दोनों पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होते हैं, और दोनों का साइज क्या होता है? रेस्पेक्टिवली छोटा होता है। किसमें? इसलिए वर्क डन वगैरह सब कुछ क्या होता है? कन्वीनियंट होता है आपका इस वीसी साइकिल में, जिसके कारण सीओपी आपका क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। तो मैंने कहा कि कम मास फ्लो रेट हैंडल करने का मतलब यह है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूटिलाइज कर सकते हैं, या रोटरी कंप्रेसर यूटिलाइज कर सकते हैं, और दोनों के दोनों एक्चुअली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन होते हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट यहाँ पे पावर इनपुट हमें कम देना पड़ता है। जब ये कम होगा तो पावर इनपुट कम देना पड़ता है, और कम इनपुट देने के कारण व्हाट हैपन एग्जैक्टली? कम इनपुट देने के कारण ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या हो जाता है? आपका ज्यादा हो जाता है। वहीं पे मैंने कहा कि यहां पे आपका क्या होता है? वॉल्यूम फ्लो रेट बहुत ज्यादा होता है। वॉल्यूम फ्लो रेट ज्यादा होने के कारण व्हाट हैपन एग्जैक्टली? हम यहां पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन जनरली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ऑब्वियस, मास फ्लो रेट, पिस्टन आपका मूव करेगा, ज्यादा मूव करेगा ना, पिस्टन ज्यादा मूव करेगा तो उसे स्पेस भी चाहिए होगा। कंप्रेसर का साइज क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का साइज थोड़ा बहुत याद होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि क्या होगा आपका? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है आपका, या फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। ज्यादा मास फ्लो रेट हुआ तो ज्यादा पिस्टन का मूवमेंट होगा, और ज्यादा पिस्टन का मूवमेंट होगा, कंप्रेसर का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, और कंप्रेसर का साइज बढ़ जाएगा। व्हाट हैपन एग्जैक्टली? ओवरऑल कंप्रेसर का साइज बढ़ जाएगा तो व्हाट हैपन एक्चुअली? आपका ओवरऑल वर्क डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, ऑल दिस थिंग्स, सारा कुछ, जिसके कारण परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जनरली ज्यादा मास फ्लो रेट होता है, इसलिए कैसा यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे? जो कंप्रेसर और क्या नाम है इसका? एक्सपैंडर।
टर्बो टाइप यूटिलाइज करते हैं। टर्बो टाइप का मतलब व्हाट, डायनेमिक, याद होगा थोड़ा बहुत बताया था मैंने, डायनेमिक टाइप कंप्रेसर यूटिलाइज करते हैं। डायनेमिक टाइप कंप्रेसर और डायनेमिक टाइप टरबाइन, ठीक है ना, जिसमें मैंने बताया था एक रोटर होता है, रोटर पे क्या होता है, ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है, और उन ब्लेड्स के कारण अगर कंप्रेसर है तो फ्लूइड कंप्रेस होता है, और एक्सपैंडर है तो फ्लूइड क्या होता है, एक्सपैंड होता है। एक्सपैंडर के केस में वर्क आउटपुट मिलता है, सॉफ्ट आउटपुट मिलता है एक्चुअली, ठीक है ना, और एक कंप्रेसर के केस में सॉफ्ट इनपुट दिया जाता है, सॉफ्ट के थ्रू इनपुट दिया जाता है फ्लूइड पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यही मेन डिफरेंस है। बाकी और डिस्कस करूंगा कि ऐसा क्यों, ठीक है, कि मास फ्लो रेट ज्यादा होता है तो क्या होता है, एंड ऑल दिस थिंग्स। फिर से एक बार थोड़ा सा डिस्कस, यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिम्स ले लिया है मास फ्लो रेट से रिलेटेड, एक छोटा सा ग्लिम्स ले लिया है मास फ्लो रेट से रिलेटेड, वी विल डिस्कस लेटर, बाद में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। फिर से एक बार, दिस इज एग्जैक्टली, यही आपका फाइनल डिस्कशन है यहाँ पे, और यही आपका यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी है, दैट वन इज योर थर्ड पॉइंट। As heat is carried away by the latent heat of vapor, the amount of liquid circulated is considerably less. The amount of liquid, try to understand, the amount of liquid कह लो या amount of fluid कह लो, ठीक है ना, जो हम रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, considerably less per tonnage of refrigeration, so that the size of compressor is small and power input is less for the सेम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और सेम रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, जो भी कह लो आप, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन, ट्राई टू अंडरस्टैंड फोर्थ वन, थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारा एक्चुअली इवेपोरेटर में आने से पहले और आफ्टर द कंडेंसर आपका रेफ्रिजरेंट कहां से पास करता है, थ्रॉटल वाल्व से पास करता है, और उसी थ्रॉटल वाल्व के कारण हमें क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज मिलता है, ठीक है। उसी थ्रॉटलिंग वाल्व के कारण ऑलरेडी देखिए ये आपका क्या है, 3 to 4 एक्सपेंशन वाल्व का है, ये थ्रॉटल वाल्व का हो, ठीक है ना, थ्रॉटल वाल्व, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है ना, थ्रॉटल वाल्व से मूव कर रहा है, उसी के थ्रू हमारा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डाउन हो रहा है, और डाउन होने के कारण हमें क्या मिल रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है ना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है। अगर समहाउ थोड़ा रियलाइज करें कि इस थ्रॉटल वाल्व को इस तरीके से इंप्रूव किया गया, कि इसके वाल्व को, इस थ्रॉटल वाल्व को जस्ट बाय एडजस्टिंग, इस तरीके से इंप्रूव किया गया, इस थ्रॉटल वाल्व को जस्ट बाय एडजस्ट करके अपने इवेपोरेटर प्रेशर को बढ़ा या घटा लिया जाए, तो अपने अकॉर्डिंग क्या किया जा सकता है, अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर फाइंड आउट किया जा सकता है। मैंने कहा कि इन द सेम यूनिट, इन द सेम रेफ्रिजरेशन यूनिट, ठीक है ना, इन द सेम रेफ्रिजरेशन यूनिट समहाउ इस थ्रॉटल वाल्व को मैंने कहा कि इस तरीके से इंप्रूव किया जाए, इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि जस्ट बाय एडजस्टिंग इट, कुछ उसमें एडजस्ट किया जाए जिससे कि हम क्या कर सके, इवेपोरेटर प्रेशर को बढ़ा सके और इवेपोरेटर प्रेशर को घटा सकें, तो अपने अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटेड स्पेस का टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटेड स्पेस का टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एग्जैक्टली द कन्वीनियंस, दिस इज एक्चुअली द कन्वीनियंस इन दैट, this is actually convenience in that what आपका VC साइकिल में, because of that throttle valve. Nowadays हमारा सिस्टम, हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम इतना इंप्रूव हो चुका है, हमने थ्रॉटलिंग प्रोसेस को, थ्रॉटलिंग वाल्व को इतना इंप्रूव कर लिया है कि जस्ट बाय एडजस्टिंग द वाल्व हम अपने इवेपोरेटर प्रेशर टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग स्टोरेज स्पेस को क्या कर सकते हैं, स्टोरेज स्पेस को के टेम्परेचर को अचीव कर सकते हैं। तो याद होगा रेफ्रिजरेटर में भी क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में आपका क्या होता है, थर्मोस्टेट होता है, अकॉर्डिंग टू द विंटर, अकॉर्डिंग टू द मानसून, अकॉर्डिंग टू द समर आपका थर्मोस्टेट होता है। उस थर्मोस्टेट को आप चेंज करते हो, इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं इस थ्रॉटलिंग वाल्व को आप एडजस्ट कर रहे हो ताकि आपका इवेपोरेटर प्रेशर टेम्परेचर क्या हो सके, एडजस्ट हो सके आपके अकॉर्डिंग टू द डिजायरेबल टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटेड स्पेस, ठीक है ना, ये एडजस्ट हो सके इवेपोरेटर प्रेशर अकॉर्डिंग टू योर डिजायरेबल, ठीक है ना, जो आपने डिजायर किया है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाए, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली योर
what advantages, this is exactly your advantages of थ्रॉटलिंग वाल्व इन वीसी साइकिल। इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सकता है, जिसके कारण इवेपोरेटर प्रेशर को मैनिपुलेट किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। तो यही है आपका, जस्ट बाय एडजस्टिंग द थ्रॉटल वाल्व, जस्ट बाय एडजस्टिंग द थ्रॉटल वाल्व सेम यूनिट, से थ्रॉटल वाल्व ऑफ सेम यूनिट, देखिए ध्यान से देखिए, थ्रॉटल वाल्व ऑफ सेम यूनिट, सेम यूनिट का मतलब सेम रेफ्रिजरेशन यूनिट, सेम refrigeration unit, the required temperature of evaporator can be achieved, the required temperature of evaporator can be achieved, this is exactly the advantage, ठीक है ना, this is exactly the advantage in the VC system, ठीक है। now we'll move to the what, now we will move to the Now we'll move to the closed and, that one is quite interesting, closed and open air refrigeration cycle, इसके बारे में थोड़ा सा ग्लिम्स लेते हैं, ठीक है। closed and open air refrigeration cycle, ठीक है। closed air refrigeration cycle ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जो सिंपल ब्रेटन साइकिल हमने पढ़ा था, that one is called as the closed air refrigeration cycle. Don't worry, each and everything I will discuss, each and everything I will discuss in proper manner, थोड़ा सा सिर्फ सुनते जाना आप लोग, ठीक है। closed and open air refrigeration cycle, closed air refrigeration cycle जो ऑलरेडी हम लोग सिंपल ब्रेटन साइकिल यहाँ पे हमने डील किया है, that one is exactly called as the closed air refrigeration cycle, ठीक है ना। यही ब्रेटन साइकिल को हम क्या करते हैं, जब आप ओपन कर देते हो, ठीक है ना, डोंट वरी, वी विल सी, हम देखेंगे प्रॉपर कि क्लोज आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम या क्लोज साइकिल क्या कहलाता है और ओपन साइकिल क्या कहलाता है, ठीक है ना। इसी आपका ब्रेटन साइकिल को हम क्या कर दें, एक तरफ से ओपन कर दें, ठीक है ना, दैट वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये किस तरीके से अचीव किया जाता है, वी विल डिस्कस, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल ही आपके एयरक्राफ्ट में यूटिलाइज होता है। ओपन एयर रेफ्रिजरेशन यानी कि ओपन बेल-कोलमैन साइकिल ही क्या किया जाता है, आपका एयरक्राफ्ट में यूटिलाइज होता है। दैट वन इज एग्जैक्टली यूटिलाइज्ड इन द एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। और ओपन साइकिल वहीं पे यूटिलाइज किया जाता है जहां पर रेफ्रिजरेंट इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, जहां पे रेफ्रिजरेंट इजीली अवेलेबल हो। तो आपके एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में रेफ्रिजरेंट क्या है, इटसेल्फ एयर है, तो एयर तो क्या है आपका, बहुत ही इजीली अवेलेबल है। नाउ यू कैन रियलाइज, एयर तो क्या है, बहुत ही इजीली अवेलेबल है, ठीक है ना, इजीली अवेलेबल है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सराउंडिंग से एयर कंप्रेसर में भेजा जाता है और डायरेक्ट टरबाइन से कहां भेजा जाता है, रेफ्रिजरेटेड स्पेस में भेजा जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जहां पे हमें कूलिंग चाहिए, एयर आपका रेफ्रिजरेंट आपका कहां से लिया जाता है, डायरेक्ट सराउंडिंग से लिया जाता है, और टरबाइन के थ्रू, टरबाइन के एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन फ्रॉम द कूलिंग टरबाइन, वो एयर डायरेक्टली कहां भेजा जाता है, कंडीशनड स्पेस को भेजा जाता है, ठीक है, कंडीशनड स्पेस को भेजा जाता है। ट्राई टू रियलाइज, ठीक है। जबकि क्लोज सिस्टम में क्या होता है आपका, क्लोज सिस्टम में सेम मास फ्लो रेट, क्लोज सिस्टम में सेम मास फ्लो रेट क्या होता है आपका, थ्रू आउट द साइकिल मूव करता है, सेम एयर आपका थ्रू आउट द, सेम रेफ्रिजरेंट थ्रू आउट द साइकिल मूव करता है, ठीक है ना। वो आपके इन्वायरमेंट में वो एक क्या होता है आपका, थ्रू आउट द क्लोज लूप में मूव करता है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट से उसका इंटरेक्शन नहीं होता है, हाँ हीट और वर्क के टर्म में होता होगा, दैट्स नॉट द मैटर, लेकिन डायरेक्ट
मास का इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से आपका नहीं होता है, ठीक है ना। मास ऑफ रेफ्रिजरेंट का इंटरेक्शन सराउंडिंग से नहीं होता है, इन्वायरमेंट से नहीं होता है। दैट्स नॉट द मैटर कि वर्क और एनर्जी के टर्म में इंटरेक्शन होता होगा, ठीक है, वर्क और हीट के टर्म में इंटरेक्शन होता होगा, बट मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट के टर्म में आपका इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन नहीं होता है आपके क्लोज सिस्टम में। तो जो वीसी साइकिल पढ़ा था, दैट वन इज व्हाट क्लोज्ड साइकिल। क्लोज साइकिल में क्या है आपका, ठीक है, क्लोज साइकिल में सेम सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या रेफ्रिजरेंट जो था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, चाहे जो भी हो गया, डजंट मैटर, रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना, वो रेफ्रिजरेंट क्या होगा, थ्रू आउट द साइकिल सेम रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा, ठीक है ना, सेम रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा थ्रू आउट द साइकिल। और वीसी साइकिल में क्या होगा, फेज चेंज करेगा, ठीक है ना, थ्रू आउट द साइकिल। और मास फ्लो रेट क्या होगा, थ्रू आउट सेम होगा, मास फ्लो रेट स्टिल रिमेन्स थ्रू आउट सेम रेफ्रिजरेंट क्लोज लूप में मूव करेगा और उसका इंटरेक्शन वर्क और हीट के टर्म में तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से हो सकता है, बट उसका इंटरेक्शन डायरेक्टली मास फ्लो के टर्म में आपका इन्वायरमेंट से किसी तरीके का इंटरेक्शन मास फ्लो रेट के टर्म में नहीं होगा। यानी कि वो रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो इन्वायरमेंट में नहीं होगा या इन्वायरमेंट से नहीं लिया जाएगा, ठीक है, वो इटसेल्फ पहले से क्या होगा, उस सिस्टम में ऑलरेडी फील्ड होगा और वही आपका थ्रू आउट द सिस्टम क्या होगा, मूव करेगा, वही थ्रू आउट द सिस्टम आपका मूव करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द क्लोज्ड साइकिल। वहीं पे हमने सिंपल ब्रेटन साइकिल देखा था, वो भी क्या था आपका क्लोज साइकिल था। क्लोज साइकिल का मतलब आपका कंप्रेसर से पास किया, देन आफ्टर इवेपोरेट कूलर से पास किया, देन आफ्टर एक्सपैंडर से पास किया, देन आफ्टर किससे पास किया, देन आफ्टर आपका रेफ्रिजरेटर से पास किया। इंडिविजुअली तो सबके सब ओपन सिस्टम है, लेकिन कंबाइंडली अगर बात करें तो वो जो रेफ्रिजरेंट है, कंबाइंडली बात करें, पूरे साइकिल की बात करें तो वो जो रेफ्रिजरेंट है इन्वायरमेंट से किसी तरीके का इंटरेक्शन नहीं है, मास फ्लो रेट के टर्म में किसी तरीके का इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द, ठीक है ना, क्लोज साइकिल। और ओपन साइकिल वहीं पे यूटिलाइज करते हैं जहां पे रेफ्रिजरेंट या वर्किंग फ्लूइड क्या हो, प्लेंटी हो, बहुत ही ज्यादा हो, वहां पे हम इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं ओपन साइकिल, ठीक है। और क्लोज साइकिल वहां पे यूटिलाइज करते हैं जहां पे हमारे पास प्लेंटी फॉर्म में आपका रेफ्रिजरेंट या वर्किंग फ्लूइड ना हो, वहां पे हम क्या करते हैं, क्लोज्ड साइकिल यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इट में भी, आप भी जानते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर क्या हो जाए, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लीक हो अगर, ठीक है ना, इवन थोड़ा सा भी लीकेज भी हो जाता है, ठीक है, दैट वन इज हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि ये तो एक पहली बात की ग्रीन हाउस गैसेस की तरह ट्रीट होता है, ट्रीट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं वो इटसेल्फ, ठीक है ना। जितने भी आपके एल्केन ग्रुप हैं, ठीक है ना, मीथेन ग्रुप हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, ऑल आर द ग्रीन हाउस गैसेस। तो वो एक तो पहली चीज ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। द सेकंड थिंग इज लीक होगा तो क्या होता है, वी विल डिस्कस इन द रेफ्रिजरेंट, डोंट वरी। लीक होगा तो फर्दर वो क्या होगा, Cl एटम टूट के आपका स्ट्रेटोस्फीयर में जाता है जहां पे ओजोन लेयर्स होता है, और ओजोन लेयर्स को क्या करता है, डिप्लेट करता है। तो दैट्स व्हाई, तो मैंने कहा कि दिस इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन द क्लोज्ड साइकिल एंड ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। क्लोज साइकिल में मास फ्लो रेट के टर्म में किसी तरीके का आपका इंटरेक्शन एनवायरमेंट से नहीं हो सकता होता है। सेम मास फ्लो रेट जो ऑलरेडी पहले से फील्ड है आपके सिस्टम में, वो वही आपका फ्लो होता है। इंडिविजुअली सबके सब ओपन सिस्टम है, लेकिन कंबाइंडली क्या है, वो क्या क्लोज लूप बना लेते हैं, कंबाइंडली क्लोज लूप बना लेते हैं, और किसी तरीके का मास फ्लो रेट थ्रू आउट द सेम जो पहले से फील्ड है वही मास फ्लो करता है, और उस मास का किसी तरीके से एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली, आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। पहले यहां पे डिस्कस करूंगा क्लोज्ड साइकिल। हालांकि ऑलरेडी डील कर चुका हूं मैं, सारा कुछ समझा भी दिया मैंने, बट स्टिल यहां पे क्लोज साइकिल। सबसे पहले मैं वीसी साइकिल डिनोट करूंगा।
क्योंकि VC साइकिल भी हमारा, दैट वन इज व्हाट, इवेपोरेटर, दैट वन इज व्हाट, कंडेंसर, दैट वन इज व्हाट, कंप्रेसर, रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर, जिस पे क्या देते हैं हम, पावर इनपुट देते हैं, एंड दैट वन इज व्हाट, यहां से स्टोरेज स्पेस से क्या होता है आपका, स्टोरेज स्पेस से हीट एडिशन, दैट वन इज RC, दैट इज द Q रिजेक्शन टू द एनवायरमेंट, ठीक है, दैट इज द, मैंने कहा कि 1 2 3 4, मैंने कहा कि इंडिविजुअली तो क्या है आपके, इंडिविजुअली तो सब के सब क्या है, ओपन सिस्टम है, बट कंबाइंडली, अगर कंबाइंडली इस सिस्टम को थोड़ा रियलाइज करो तो जो मास इवेपोरेटर से निकला वही कंप्रेसर में गया, वही आपका कंडेंसर में गया, वही आपका थ्रॉटलिंग वाल्व में गया, और फिर से वही मास इवेपोरेटर में आ गया। इस मास ऑफ रेफ्रिजरेंट का, मास ऑफ रेफ्रिजरेंट, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना, there will be no any interaction, there will be no any interaction of refrigerant or working fluid, no interaction of refrigerant or working fluid in terms of mass flow rate with the surrounding, I hope you can understand। पावर का इंटरेक्शन तो हो ही रहा है, ठीक है ना, पावर का इंटरेक्शन हो रहा है, आपका हीट का इंटरेक्शन हो रहा है, बट मास, जो मास आपका कंप्रेसर में गया वही मास, ठीक है, क्योंकि पहली चीज यहां पे तो क्या यूटिलाइज होता है, CFC कह लो, या HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, या HFC कह लो, ठीक है ना, जो भी कहना है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो आप जानते हो कि सबसे पहली चीज कि अगर ये क्या होंगे, अगर यहां से लीक होगा, पहली बात तो ये जान लो कि ये बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता है, दैट वन इज नॉट इजीली अवेलेबल, कि इसे क्या कर दिया जाए, पहली बात की ओपन सिस्टम कर दिया जाए, ठीक है ना, ओपन सिस्टम का मतलब क्या कि सराउंडिंग से कंप्रेसर में गया और थ्रॉटलिंग वाल्व के बाद डायरेक्टली कहां पे चला गया, डायरेक्टली आपके रेफ्रिजरेटेड स्पेस, या डायरेक्टली आपके कहां पे चला गया, कंडीशनड स्पेस में चला गया, ठीक है ना, एयर कंडीशनिंग स्पेस में चला गया। पता चलेगा सबसे पहली चीज कि दैट वन इज नॉट इजीली अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, पहली बात कि ये इजीली अवेलेबल नहीं है आपके एनवायरनमेंट में। दूसरी बात, दैट वन इज क्या हो सकता है, अगर ये डायरेक्टली कंडीशनड स्पेस में गया तो देयर विल बी हार्मफुल फॉर द पर्सन, ठीक है ना, जो कि कंडीशनड स्पेस में है। इट मे बी कि दम घुटने के कारण क्या हो सकता है, ठीक है ना, ट्राई टू रियलाइज, दम घुटने के कारण क्या हो सकता है, तो दैट इज एक्चुअली क्या हो सकता है आपका, ठीक है, तो इसलिए ये डायरेक्टली कंडीशनड स्पेस को नहीं भेजा जाता है। थर्ड थिंग इज दैट कि मैंने कहा कि अगर ये इवन थोड़ा सा भी इन्वायरमेंट में लीक हो जाता है, तो सबसे पहले इसे लीकेज से भी बचाते हैं, आप सोच लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि अगर ये थोड़ा सा भी लीक हो जाता है तो सबसे पहली चीज ये कैसा काम करता है, ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है, ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। साथ ही साथ इसके कारण अगर CFC या HCFC अगर ये क्या होता है, HFC के बारे में नहीं कहूंगा मैं, ठीक है ना, HFC भी आपका ग्रीन हाउस गैस से होता है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग, ये तीनों ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं अगर लीक आउट होगा तो। लेकिन अगर ओजोन लेयर डिप्लेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन के कारण आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है। तो व्हाट हैपन, अगर थोड़ा सा भी लीकेज हुआ और ये क्लोरीन कहां गया, स्ट्रेटोस्फेयर में गया, तो ये ओजोन लेयर को क्या करता है, ओजोन लेयर को, ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिप्लेट करता है, ठीक है, विल डिस्कस,
ईच एंड एवरीथिंग इन प्रॉपर मैनर इन द रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना। जस्ट इसके बाद हम लोग रेफ्रिजरेंट पे ही मूव करेंगे, ठीक है ना। तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, इवन इसे लीकेज से भी हम क्या करते हैं, बचाते हैं। दैट वन इज कॉल्ड एज द क्लोज साइकिल। वहीं पे मैं कहूं व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द टीएस डायग्राम एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि क्लोज्ड ब्रिटन साइकिल, क्लोज्ड ब्रिटन साइकिल, ठीक है। क्लोज्ड ब्रिटन साइकिल को देखते हैं हम। आई एम गोइंग टू सी द क्लोज्ड ब्रिटन साइकिल, दैट वन इज व्हाट, इसे का नाम दिया मैंने कूलर, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ तो फेज चेंज, यहाँ पे तो फेज चेंज हो रहा है, इसलिए इसे कंडेंसर और इसे इवेपोरेटर कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का फेज चेंज होगा नहीं। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ठीक है, दैट वन इज कूलिंग टर्बाइन, what that is refrigerator, and that one is what, ठीक है, that one is the compressor, cooling turbine, that one is what, दैट वन इज व्हाट, ठीक है। ये आपका कूलिंग टरबाइन, यहाँ पे पावर इनपुट दिया जाता है और यहाँ से कुछ क्या मिलता है, आपका वर्क आउटपुट मिलता है, ठीक है ना। यहाँ से यही है स्टोरेज स्पेस, और यहाँ से आपका ये स्टोरेज स्पेस हो सकता है या कंडीशनड स्पेस हो सकता है, और स्टोरेज और क्या हो सकता है, कंडीशनड, जहाँ पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जरूरत है। कूलर से क्या होगा, आपका इन्वायरमेंट में रिजेक्ट होगा, दैट इज इन द इन्वायरमेंट, रिजेक्शन इन द इन्वायरमेंट। थोड़ा रियलाइज करें क्या क्या हमें देखना है। नाउ वी हैव टू सी, और ये अब हो गया अगेन वही एयर, ये एरो थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, एरो इस तरीके से नहीं होगा, एरो इज लाइक that is 1, that is 2, that is 3, that is 4। अगेन थोड़ा इस साइकिल में देखें, किसी तरीके का इंटरेक्शन मास फ्लो रेट के टर्म में सराउंडिंग से नहीं हो रहा है। पहले से जो फील्ड एयर है वही एयर थ्रू आउट द सिस्टम क्या हो रहा है, आपका मूव कर रहा है, वही फील्ड एयर क्या हो रहा है, आपका थ्रू आउट द सिस्टम मूव कर रहा है। इसका कुछ अपना एडवांटेजेस है। आप तो क्या आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसे ओपन सिस्टम, ओपन साइकिल की तरह यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एयर पहली चीज आपका इजीली अवेलेबल होता है, दूसरी चीज एयर को इजीली कंडीशन स्पेस में, क्योंकि ऑब्वियस हम ब्रीथ जो करते हैं एयर ही ब्रीथ करते हैं, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो डायरेक्टली कंडीशन स्पेस को डायरेक्टली भेजा जा सकता है, ठीक है ना। प्लेंटी हो सकता है, प्लेंटी है मैंने कि इजीली अवेलेबल है, तो इसे ओपन साइकिल मैंने कहा कि डायरेक्ट कंडीशन स्पेस को भेजा जा सकता है, तो ठीक है, दैट कैन बी यूटिलाइज एज व्हाट, ओपन साइकिल। इस कारण से भी यूटिलाइज कर सकते हैं ओपन साइकिल, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज एयर ना ही आपका टॉक्सिक होता है ना ही फ्लेमेबल होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। किसी तरीके का ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट भी नहीं है एयर के कारण, ना ही किसी के कारण इसके कारण आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन का प्रॉब्लम है, ओजोन लेयर डिप्लेट भी नहीं करेगा, तो इसके कारण किसी तरीके का एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है एयर के कारण, ठीक है ना, एयर के कारण। तो इसके कारण हम इसे क्या कर सकते हैं, ओपन साइकिल की तरह
ओपन साइकिल बना सकते हैं इसे, ठीक है ना, ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एडवांटेजेस इसका अपना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा इसका अपना एडवांटेजेस है। लेकिन फिर भी इसे एडवांटेजेस होने के बावजूद भी इसे कहां पे एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल में यूटिलाइज नहीं करते हैं। मैंने कहा इस क्लोज ब्रेटन साइकिल का, क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का अपना थोड़ा सा एडवांटेज है, बस उस एडवांटेजेस के बावजूद क्या हम इसे एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में नहीं यूटिलाइज करते हैं। वो एडवांटेजेस देखेंगे हम, और इसका अपना डिसएडवांटेज भी देखेंगे कि डिसएडवांटेज भी क्या है, और why we utilize the open air refrigeration cycle in aircraft refrigeration system। आइए सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन साइकिल को, सिंपल ओपन साइकिल बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। वैसे जब हम एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस तरीके से होता है वी विल सी, बट यहाँ पे सिंपली ओपन साइकिल बना रहा हूँ मैं। क्या होता है आपका, ट्राई टू रियलाइज देयर विल बी अ कूलर तो होता है, ठीक है, और व्हाट हैपन एग्जैक्टली, एक्सपैंडर भी होता है, कूलिंग टरबाइन, और मैंने कहा कि फर्दर ये डायरेक्टली कहां जाता है, टू द कंडीशनड स्पेस, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट कंडीशनड स्पेस में जाता है, और सेकेंड थिंग इज दैट यहां पे फर्दर हम क्या यूटिलाइज करते हैं, कंप्रेसर यूज करते हैं हम, दैट वन इज कंप्रेसर। मैं बताऊंगा कंप्रेसर के बारे में भी, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू यूज अबाउट दैट कंप्रेसर। एक्चुअली यहाँ पे इस तरीके का कंप्रेसर यूज नहीं करते हैं, मैं इसे चेंज कर दे रहा हूँ, इसके बारे में भी डील करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ये किस तरीके से हो गया, ठीक है। ठीक है, दैट वन इज ऑल। डायरेक्टली फ्रॉम द सराउंडिंग, कंप्रेसर, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम द सराउंडिंग, दैट वन इज द कंप्रेसर। Black color, I have to utilize the black color here। पावर इनपुट यहाँ दिया जाता है, यहाँ से पावर आउटपुट मिलता है, ठीक है। डायरेक्टली फ्रॉम द सराउंडिंग, डायरेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग और इन्वायरमेंट, and that one is the heat is rejected to the environment में heat is rejected to the environment, ठीक है। समझिए बात को। यहाँ पे ये किस तरीके से यूटिलाइज, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे क्यों चेंज कर दिया, वी विल डिस्कस, डोंट वरी, मैं डिस्कस करूंगा इन प्रॉपर मैनर। लेकिन जो यहाँ पे एक्चुअली मुझे समझना है, हमें समझना है क्लोज लूप और ओपन लूप को, वो ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि दिस वन इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज द ओपन साइकिल, दिस वन इज कॉल्ड एज द ओपन साइकिल, ठीक है ना। मैंने कहा कि ये एयर क्या है आपका, दैट एयर इज, ये एयर जो आ रहा है, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन, ये एयर मैंने कहा कि प्लेंटी है,
ये एयर क्या है, टॉक्सिक नहीं है, फ्लेमेबल नहीं है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, डिप्लेशन नहीं होगा ओजोन लेयर का, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम लोग, कंडीशन स्पेस को भेज सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कहा कि इसके लीकेज के कारण देयर विल बी नो प्रॉब्लम, किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है ना, किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, डायरेक्टली हम केबिन को भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, ओपन साइकिल यूज किया जाता है, ठीक है ना, दैट वन इज कॉल्ड एज द ओपन साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये इसमें क्या चीज नहीं है, थोड़ा रियलाइज करो तो, रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसमें जो आपका रेफ्रिजरेटर हीट एक्सचेंजर था, एक और हीट एक्सचेंजर था, वो अब हीट एक्सचेंजर नहीं है, इसका खर्चा क्या हो गया, इसका कॉस्ट क्या हो गया, बच गया। और इसका कॉस्ट ही नहीं बचा, थोड़ा देखिए ध्यान से, वेट भी इसके कारण वेट भी रिड्यूस हो गया ओवरऑल सिस्टम का, इसके कारण इसके ना रहने के कारण ओवरऑल वेट भी रिड्यूस कर गया, और साथ ही साथ क्या हो गया, कॉस्ट भी रिड्यूस कर गया, ठीक है, साथ ही साथ कॉस्ट भी रिड्यूस कर गया। जबकि इसमें क्या है आपका, ट्राई टू ईच एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस, ईच एंड एवरीथिंग, इसकी बात करें अगर हम, तो इसमें क्या है आपका, रेफ्रिजरेटेड सिस्टम अलग से है क्लोज सिस्टम में, जिसके कारण इसका वेट क्लोज सिस्टम, क्लोज ब्रेटन साइकिल या क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का वेट क्या हो जाता है आपका, पर यूनिट वेट आपका पर यूनिट रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी या पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन जिसे कहते हैं, ठीक है ना, पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसका वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका अपना एडवांटेज भी है, ऐसा नहीं है कि इसका अपना एडवांटेज नहीं है, इसका अपना एडवांटेज भी है। अब इसका एडवांटेज क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा कि व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये आपका क्लोज, कहीं भी रेफ्रिजरेंट के मास का इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से नहीं हो रहा है, एक पाइप में फ्लो हो रहा है, तो आप रियलाइज करो कि इस पाइप के अंदर या इस रेफ्रिजरेटर के अंदर, ठीक है, इस रेफ्रिजरेटर के अंदर, या फिर कह लो इस इनलेट टू द कंप्रेसर, हम अपना प्रेशर क्या रख सकते हैं, ज्यादा रख सकते हैं, इन्वायरमेंटल प्रेशर से ज्यादा रख सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन्वायरमेंटल प्रेशर से, मैंने कहा कि एक पाइप में थ्रू आउट आपका एयर फ्लो हो रहा है, तो इस पाइप में हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर इन्वायरमेंटल प्रेशर से ज्यादा रख सकते हैं। जब इन्वायरमेंटल प्रेशर से ज्यादा रख सकते हैं तो कंप्रेसर के एक्रॉस आपका वर्क इनपुट क्या करना पड़ेगा, कंप्रेसर के एक्रॉस आपका प्रेशर रेशियो, मैंने कहा कि सपोज टू बी यहां पे P2 पे आपका प्रेशर कितना है, P2, और 1 पे आपका प्रेशर कितना है, P1। तो मैंने कहा P2 by P1, we know that कि P2 by P1 जितना ही ज्यादा होगा, प्रेशर रेशियो जितना ही ज्यादा होगा, उतना ही परफॉर्मेंस क्या होता जाता है, उतना ही परफॉर्मेंस ऑफ द साइकिल रिड्यूस करता जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, P इंडिविजुअली P1 को क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली P1 को, डोंट वरी ईच एंड एवरीथिंग यहां पे डिस्कस कर दे रहा हूं वर्बली, और आगे प्रॉपर लिखा भी हुआ है, डोंट वरी, उसे बता भी दूंगा, ठीक है ना, लैंग्वेज में लिखा भी हुआ है आगे, डोंट वरी। मैंने कहा कि P1 कैन बी ग्रेटर देन P एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो सकता है आपका, ज्यादा हो सकता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो सकता है, तो यहां पे P2 by P1 को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, P2 by P1 को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और P2 by P1 को रिड्यूस करने से हमारा ओवरऑल सिस्टम का, ठीक है, परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, ओवरऑल सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाएगा, आपका COP क्या हो जाएगा, COP इंप्रूव हो जाएगा, COP ऑफ क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल का COP इंप्रूव हो जाएगा, और COP इंप्रूव होगा तो पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन पावर इनपुट क्या होगा, आपका पावर इनपुट कम होगा। इस VC साइकिल से तो ज्यादा होगा, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन किसका कर रहा हूं मैं, क्लोज्ड ब्रेटन साइकिल, कंपैरिजन किसका हो रहा है, इसका तो कंपैरिजन ये तो सिर्फ दिया गया है इसलिए एग्जांपल कि दैट वन इज आल्सो कम्स अंडर द क्लोज सिस्टम,
दैट वन इज आल्सो कम्स अंडर द क्लोज सिस्टम, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया गया है। इसका बाकी एडवांटेजेस तो ऑलरेडी शुरू में ही हम लोग देख चुके हैं, एडवांटेजेस इसका शुरू में ही देख चुके हैं, दैट वन इज एडवांटेजेस ऑलरेडी देख चुके हैं हम, तो इससे कोई अब कंपैरिजन नहीं है। ये तो हर हाल में क्या है आपका, दैट वन इज मोर इफिशिएंट देन व्हाट, ब्रेटन साइकिल, मोर extremely sorry, that one is the reverse Brayton cycle, extremely sorry, that one is the reverse Brayton cycle और what आपका बिल्कुलमैन साइकिल, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये तो हर हाल में क्या है, मोर इफिशिएंट दैन द रिवर्स ब्रेटन साइकिल और बिल्कुलमैन साइकिल और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। जब एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की ही बात हो गई, चाहे वो क्लोज हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो ओपन हो, डजंट मैटर, ठीक है। इसलिए इसकी बात अब मैं नहीं कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं कंपेयर एक्चुअली क्लोज रिवर्स ब्रेटन साइकिल को कर रहा हूं और ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को कर रहा हूं कंपेयर, ट्राई टू रियलाइज, ठीक है। तो मैंने कहा यहां पे क्या हमें बेनिफिशियल है, यहां पे क्या बेनिफिट था, इसमें बेनिफिट यही था कि ये रेफ्रिजरेटर हमारे यहाँ पे ये हीट एक्सचेंजर एक नहीं आएगा, और हीट एक्सचेंजर ना आने के कारण वेट आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और याद होगा शुरू में ही मैंने बताया था एयरक्राफ्ट साइकिल में मेन कंसिडरेशन आपका वेट होता है, मेन कंसिडरेशन वेट, और वेट नहीं होगा साथ ही साथ कॉस्ट क्या होगा आपका, कॉस्ट आपका रिड्यूस कर गया। कंप्रेसर में जो आपका एयर लिया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम द सराउंडिंग और इन्वायरमेंट, और कूलिंग टरबाइन से जो बाहर निकलता है डायरेक्टली गोज टू द कंडीशनड स्पेस, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली योर ओपन साइकिल, ठीक है। मैंने कहा कि इसका एक एडवांटेजेस तो हमें देखा, डोंट वरी और भी एडवांटेजेस देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहां पे आ जाए कि इसका भी कुछ अपना एडवांटेज है या नहीं। ऑब्वियस इसका अपना एडवांटेज है, ठीक है। मैंने कहा कि यहां पे डिसएडवांटेज यही है कि यहां पे रेफ्रिजरेटर एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, और एक्स्ट्रा यूज होने के कारण इसका वेट क्या हो जाएगा, वेट एज वेल एज कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। बट मैंने कहा कि थ्रू आउट क्लोज सिस्टम है, तो इसके अंदर एयर क्या हो सकता है, एयर आपका इवन इन द रेफ्रिजरेटर एयर आपका क्या हो जाता है, एयर का प्रेशर क्या हो सकता है, मोर देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, मोर देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कंप्रेसर के अक्रॉस प्रेशर रेशियो, कंप्रेसर के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस कर जाएगा। और प्रेशर रेशियो जब रिड्यूस कर जाएगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, हमारा ओवरऑल साइकिल का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा और सीओपी आपका इंक्रीज कर जाएगा। जब सीओपी इंक्रीज कर जाएगा, यू नो दैट कि सीओपी इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, पावर इनपुट पर यूनिट ऑफ पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। तो यानी कि ये आपका क्लोज रिवर्स ब्रेटन साइकिल क्या होता है, दैट मींस किसके इफिशिएंट ज्यादा होता है रेस्पेक्टिवली या इसे इफिशिएंट ज्यादा बनाया जा सकता है रेस्पेक्टिवली द ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के रेस्पेक्टिवली। दिस इज एग्जैक्टली। Now we will move to the what open एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पे आइए देखते हैं, मूव करें। इसके तो एक एडवांटेज बता ही चुका हूं, व्हाट इज एग्जैक्टली द एक एडवांटेज आपका ये है कि इसका वेट क्या है, इस रेफ्रिजरेटर का जो हीट एक्सचेंजर है इसका वेट नहीं होगा, ठीक है, वेट रिड्यूस कर जाएगा, एज वेल एज मैंने कहा कॉस्ट भी रिड्यूस कर जाएगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां पे थोड़ा देखिए एक छोटी सी बात, इसका एडवांटेज हम लोग समझ चुके हैं, क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का एडवांटेज समझ चुके हैं कि सीओपी ज्यादा कर सकते हैं, सीओपी ज्यादा कर सकते हैं, और प्रेशर रेशियो अक्रॉस द कंप्रेसर कम कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर एवरीथिंग, ठीक है ना। और जिसके कारण हमारा पावर इनपुट पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। यहां पे आइए देखते हैं, यहां पे जो है आपका जो एयर लिया जा रहा है कंप्रेसर में डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंट लिया जा रहा है। अब डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंट लिया जा रहा है तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इन्वायरमेंट से लिया जा रहा है तो इसका प्रेशर P1 क्या होगा, बहुत ही कम होगा, इवन लेस देन द, क्यों लेस देन P एटमॉस्फेरिक, क्योंकि एक्चुअली मैंने कहा कि ये एयरक्राफ्ट साइकिल अगर है तो एयरक्राफ्ट साइकिल कहां पे, हायर एल्टीट्यूड पे, एयरक्राफ्ट कहां पे, हायर एल्टीट्यूड पे, और हायर एल्टीट्यूड पे हम जानते हैं प्रेशर एक्चुअली 1 एटमॉस्फेरिक से प्रेशर से भी बहुत कम होता है,
ठीक है, बहुत ही कम होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी, ठीक है, क्लियर। तो मैंने कहा कि इवन लेस देन P एटमॉस्फेरिक और डायरेक्टली कंप्रेसर में जाएगा, और फॉर द टाइमिंग एक P2 जो यहां से निकलेगा और हीट रिजेक्शन करेगा, तो फॉर द सेम P2 मैंने कहा फॉर द सेम PD सपोज टू बी, यहां पे P2 और यहां पे P2 सपोज टू बी, मैंने क्या कर लिया आपका सेम ले लिया, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली P2 बाय P1 प्रेशर रेशियो अक्रॉस द कंप्रेसर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर रेशियो अक्रॉस द कंप्रेसर बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर रेशियो अक्रॉस द कंप्रेसर आपका इंक्रीज हो जाएगा, व्हाट हैपन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या हो जाएगा आपका, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, प्रेशर रेशियो अगर आपका बढ़ जाएगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, व्हाट इज एग्जैक्टली आपका ओवरऑल रेफ्रिजरेशन साइकिल का परफॉर्मेंस रिड्यूस कर जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। साथ ही साथ थोड़ा डोंट वरी, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस। मैंने कहा कि साथ ही साथ थोड़ा देखिए, मैंने कहा यहां पे कंडीशनर स्पेस को डायरेक्ट एयर जो एक्सपैंडेड एयर है फ्रॉम द कूलिंग टरबाइन डायरेक्टली भेजा जा रहा है। अब बड़ा कंडीशनड स्पेस है तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर भी क्या होना चाहिए, दैट शुड बी लार्ज ना, यानी कि यहां पे मास फ्लो रेट ऑफ एयर भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हैंडल करना पड़ेगा। मास फ्लो रेट ऑफ एयर कह लो या मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट कह लो, ज्यादा हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है ना, ज्यादा हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि सेम एयर क्या किया जा रहा है, कंडीशनड स्पेस को भेजा जा रहा है, सेम एयर कंडीशनड स्पेस को भेजा जा रहा है, जिसके लिए मैंने कहा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, मास फ्लो रेट ऑफ एयर ज्यादा हैंडल करना पड़ेगा कंप्रेसर एज वेल एज कूलिंग टरबाइन को, ठीक है। तो ऑब्वियस यू कैन रियलाइज फर्दर वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, फर्दर हमारा वर्क डन इंक्रीज कर जाएगा बाय द कंप्रेसर, ठीक है, बाय द कंप्रेसर। ट्राई टू रियलाइज, प्रेशर रेशियो भी बढ़ गया, मास फ्लो रेट ऑफ एयर भी बढ़ गया। तो एक बात सबसे पहले अब यहां पे डील करूंगा मैं कि जनरली जहां पे भी मास फ्लो रेट ज्यादा होता है, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट ज्यादा होता है, वहां पे हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जनरली यूटिलाइज करते हैं, या इट विल बी बेटर कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, और ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, और ज्यादा बेटर होगा डायनेमिक टाइप कंप्रेसर यूटिलाइज करते हैं, डायनेमिक टाइप कंप्रेसर यूटिलाइज करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक इंपेलर होता है, मतलब रोटर होता है, दैट वन इज कॉल्ड एज दैट रोटर इज कॉल्ड एज इंपेलर, ठीक है ना। इंपेलर जब वो सॉफ्ट मूव करता है, जब वो सॉफ्ट मूव करता है तो क्या होता है आपका, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तो आपका फ्लूइड प्रेशर राइज होता है विद द हेल्प ऑफ द ब्लेड्स ऑन द इंपेलर, विद द हेल्प ऑफ द ब्लेड्स ऑन द इंपेलर। ट्राई टू रियलाइज। तो मैंने कहा डायनेमिक टाइप कंप्रेसर यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, टर्बो टाइप इन्हें कहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज द टर्बो टाइप, वही रोटर, ठीक है, टर्बो का मतलब ही है, टर्बो टाइप कंप्रेसर होते हैं, ज्यादा वॉल्यूम हैंडल करना इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्राई टू रियलाइज, क्या कहें होगा कि मैंने कहा कि पहली बात ट्राई टू रियलाइज, मैंने कहा कि द फर्स्ट थिंग इज दैट आपका जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, दोनों में कंपैरिजन समझेंगे। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में दैट वन इज इनलेट, दैट वन इज आउटलेट। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, ठीक है, ये पिस्टन के मूवमेंट के कारण क्या होता है, मास इनलेट और मास आउटलेट होता है, ठीक है। इस पिस्टन के मूवमेंट के कारण मास इनलेट और मास आउटलेट होता है, तो जितना ही बड़ा मास फ्लो रेट होगा, मास फ्लो रेट ऑफ एयर इंक्रीज करोगे या रेफ्रिजरेंट इंक्रीज करोगे, व्हाट हैपन, साइज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता जाएगा, साइज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, साइज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आपका, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपके, ऑलरेडी याद होगा थोड़ा बहुत आपका, क्या थोड़ा बहुत याद होगा आपको अपना थर्मोडायनामिक्स, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसके कारण एक्चुअली सिस्टम बाउंड्री क्या हो रहा है आपका, मूवेबल है, सिस्टम बाउंड्री मूव कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिस्टम बाउंड्री क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। इसके कारण अगर मास फ्लो रेट ऑफ एयर ज्यादा हो गया तो साइज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वहीं पे बात करूं अगर मैं डायनामिक टाइप कंप्रेसर को कैसे डिनोट करते हैं, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, यह स्कीमेटिक डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें व्हाट हैपन एग्जैक्टली,
ये आपका इनलेट होता है, दैट वन इज द 1, दैट वन इज द 2, इनलेट होता है, ठीक है ना। दैट वन इज 1, दैट वन इज 2, दैट वन इज द कंप्रेसर, डायनामिक टाइप कंप्रेसर और टर्बो टाइप कंप्रेसर। इसमें शाफ्ट होता है, ठीक है ना, और शाफ्ट के थ्रू इंपेलर, और इंपेलर पे ब्लेड्स लगे होते हैं, और उसी ब्लेड्स के कारण इस फ्लूइड का प्रेशर राइज होता है, और यू कैन से द कंप्रेसर है तो गैस का प्रेशर क्या होगा आपका, राइज होगा। ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका हूं। एंड व्हाट हैपन एग्जैक्टली इस केस में क्या है आपका, इस केस में आपका मूवेबल सिस्टम बाउंड्री, मूवेबल सिस्टम बाउंड्री, लेकिन इस केस में आपका सिस्टम बाउंड्री क्या है, इस केस में आपका सिस्टम बाउंड्री मूवेबल नहीं है, ठीक है ना। अब इस केस में सिस्टम बाउंड्री मूवेबल नहीं है तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि सिस्टम बाउंड्री जब भी मूवेबल नहीं है तो मास फ्लो रेट कंट्रोल कैसे होगा। मास फ्लो रेट कैसे कंट्रोल होगा, विद द हेल्प ऑफ द शाफ्ट स्पीड। कैसे कंट्रोल होगा, विद द हेल्प ऑफ द शाफ्ट स्पीड, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा अगर सिस्टम बाउंड्री नहीं है तो ये आपका मास फ्लो रेट कैसे कंट्रोल होगा, दैट मास फ्लो रेट कैसे कंट्रोल होगा, दैट वन इज विद द हेल्प ऑफ द शाफ्ट स्पीड। इसलिए बहुत ज्यादा मास फ्लो रेट मास फ्लो रेट इंक्रीज करने के कारण, मास फ्लो रेट थोड़ा बहुत इंक्रीज करने के कारण, या मास फ्लो रेट इंक्रीज करने के कारण रेफ्रिजरेटर या वर्किंग फ्लूइड के इंक्रीज करने के कारण साइज ऑफ द कंप्रेसर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यहां पे मास फ्लो रेट का कंट्रोल कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ द शाफ्ट स्पीड, ठीक है ना। इसलिए मास फ्लो रेट ऑफ एयर अगर इंक्रीज करेगा तो शाफ्ट स्पीड को क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट्स नॉट द मैटर, पावर इनपुट आपका क्या है, पावर इनपुट तो ज्यादा है, पावर इनपुट तो क्या है, ज्यादा हो जाएगा, शाफ्ट स्पीड बढ़ाना पड़ेगा तो। बट व्हाट हैपेन, साइज ऑफ द कंप्रेसर आपका बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता है अगर मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेटर यूज करोगे तो। दैट्स नॉट द मैटर, इसके क्रॉस प्रेशर आपको अगर आपको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ जाएगा तो इंपेलर ब्लेड्स और ज्यादा लगाने पड़ जाएंगे, और इंपेलर ब्लेड्स और ज्यादा लगाने पड़ जाएंगे, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तब थोड़ा बहुत प्रेशर अगर इंक्रीज करना होगा तब जाके नंबर ऑफ इंपेलर ब्लेड्स और ज्यादा लगाने होंगे, और तब जाके कंप्रेसर का साइज क्या होगा, कहीं ना कहीं चेंज होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेशर सेम है और मास फ्लो रेट का सिर्फ क्या हो रहा है, आपका मास फ्लो रेट सिर्फ आपका इंक्रीज कर रहा है, तो बहुत ज्यादा कंप्रेसर के साइज में चेंजेस नहीं आते हैं, बिकॉज ऑफ दैट फिक्स्ड कंट्रोल वॉल्यूम, और यू कैन से फिक्स्ड सिस्टम। ये आपका सिस्टम बाउंड्री क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड सिस्टम बाउंड्री। यहां पे क्या है, फिक्स्ड सिस्टम बाउंड्री, और शाफ्ट के मूवमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मास फ्लो रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। फिक्स्ड सिस्टम बाउंड्री, ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली योर, ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली योर फाइनल कंक्लूजन। नाउ वी विल मूव टू द आवर ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब मैंने कहा यहां पे क्या है आपका मास फ्लो रेट ऑफ एयर ज्यादा है, तो मैंने कहा मास फ्लो रेट ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये आपका कंप्रेसर कैसा है, आपका टर्बो टाइप यूटिलाइज करते हैं, तो बहुत ज्यादा कोई साइज में चेंजेस नहीं होगा। टर्बो टाइप कंप्रेसर, बहुत ज्यादा साइज में चेंजेस होने वाला नहीं है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो लेकिन हाँ क्या होगा, जब शाफ्ट स्पीड आप इंक्रीज करोगे ज्यादा मास फ्लो रेट को हैंडल करने के लिए, तो वर्क इनपुट ऑब्वियस ज्यादा देना पड़ेगा, पावर इनपुट ऑब्वियस ज्यादा देना पड़ेगा, और इसके क्रॉस प्रेशर रेशियो, क्योंकि मैंने कहा यहाँ क्या है, P1 इज लेस देन द PATM, व्हाट एग्जैक्टली, इसके कारण भी आपका क्या होगा, पावर इनपुट इंक्रीज करेगा। तो दोनों के दोनों अनफेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि दोनों के दोनों आपके क्या हो रहे हैं, ओपन साइकिल में पावर इनपुट को इंक्रीज कर रहे हैं। बट डोंट वरी, यहां पे फिर भी टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसलिए अभी भी टेंशन नहीं लेना है कि जो मेन इंजन में कंप्रेसर यूटिलाइज होता है, मेन इंजन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो जेट इंजन में क्या होता है आपका, जो जेट इंजन आपने रियलाइज किया होगा, जो आपके एयरक्राफ्ट के ब्लेड्स होते हैं,
ब्लेड्स में ही आपके वो जेट इंजन लगे होते हैं। आपने शायद ये ध्यान दिया होगा, थोड़ा बहुत तो जरूर ध्यान दिया होगा, नहीं भी ध्यान दिया होगा तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी एयरक्राफ्ट के वीडियो को देख सकते हो। नाउ यू कैन रियलाइज जो विंग्स में आपके जो ब्लेड्स में एक्चुअली जो आपके इंजन लगे होते हैं वही आपके जेट इंजन होते हैं। और उसी जेट इंजन में क्या लगा होता है, मेन कंप्रेसर लगा होता है, मेन टर्बो टाइप कंप्रेसर लगा होता है। ठीक है, मेन टर्बो टाइप कंप्रेसर लगा होता है। और वही मेन टर्बो टाइप कंप्रेसर इंजन के लिए भी क्या करता है, एयर आपका सक करता है, एयर आपका विड्रॉ करता है फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है ना, एयर आपका विड्रॉ करता है फ्रॉम द सराउंडिंग इटसेल्फ, मेन कंप्रेसर। ठीक है ना, और वो उसी मेन कंप्रेसर से पूरा कंप्रेस किए बिना कुछ आपका पहले ही, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं मैंने कहा कि जब इंजन का मेन कंप्रेसर जो होता है वही मेनली सिंगल कंप्रेसर, वही मेन कंप्रेसर आपका इंजन के लिए भी यूटिलाइज होता है, और वही कंप्रेसर किसके लिए यूटिलाइज होता है, आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए भी एयरक्राफ्ट में यूटिलाइज होता है। तो वही क्या करता है, वही आपका एयर विड्रॉ करता है फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है ना, ड्रॉ करता है फ्रॉम द सराउंडिंग, सक करता है, सक्शन करता है आपके सराउंडिंग से आपके एयर का, और क्या करता है, बाकी कुछ पोर्शन उस कंप्रेसर से क्या किया जाता है, ब्लीड ऑफ कर लिया जाता है अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए, और बाकी एयर को क्या कर दिया जाता है, कंबसन चैम्बर में भेज दिया जाता है। ट्राई टू, थोड़ा बहुत आपने ब्रेटन साइकिल पढ़ा होगा तो शायद आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा। जो मेन कंप्रेसर होता है उसी से आपका एयर सक्शन, सराउंडिंग एयर, एनवायरमेंटल एयर एट द हायर एल्टीट्यूड क्या किया जाता है, सक्शन किया जाता है। और सक्शन के बाद वही क्या होता है आपका, वही उसी मेन कंप्रेसर से कुछ एयर, कंप्रेस्ड एयर को निकाल लिया जाता है, ब्लीड ऑफ जिसे कहते हैं, ब्लीड ऑफ कर लिया जाता है आपका किसके लिए, व्हाट, आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए, और बाकी को क्या कर दिया जाता है, कंबसन चैम्बर में भेज दिया जाता है, कंबसन चैम्बर में भेज दिया जाता है। और इसके कारण क्या मिलता है आपको, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, स्पीड एंड ऑल दिस थिंग्स, सारा कुछ मिलता है। सो डोंट वरी, ठीक है ना, स्पीड वगैरह, स्पीड अप होता है आपका, प्लेन आपका आगे की ओर मूव करता है, वो बात की बात है, इतना हमें नहीं पढ़ना है। जब हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेटन साइकिल देखेंगे पावर प्लांट में, तो वी विल सी एयरक्राफ्ट इंजन। ठीक है, लेकिन इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेन कंप्रेसर ही यूटिलाइज किया जाता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए भी, और आपका किसके लिए, आपके जेट इंजन के लिए भी, दोनों के लिए मेन कंप्रेसर। ठीक है ना, उसी में से कुछ एयर, तो ये जो आपका, तो मैंने कहा कि ये दोनों सॉल्व हो गया, दोनों फुलफिल्ड हो गया। वो क्या करता है, ज्यादा मास फ्लो रेट को भी क्या करता है, सक करता है। ठीक है ना, मेन कंप्रेसर है, दो कोई कंप्रेसर नहीं है, अलग अलग कंप्रेसर लगाया नहीं जाता है। आपका रेफ्रिजरेशन के लिए अलग हो गया, इंजन के लिए अलग हो गया, ऐसा तो कोई है नहीं। सेम रेफ्रिजरेशन, सेम कंप्रेसर यूटिलाइज किया जाता है। तो मैंने क्या कहा, दोनों के दोनों, तो आपका कंप्रेसर के क्रॉस सिंगल कंप्रेसर के कारण आपका इंजन के लिए का भी काम चल गया, रेफ्रिजरेशन का भी काम चल गया। तो दोनों के दोनों क्या हो गए, आपका प्रेशर रेशियो भी अचीव्ड हो गया, और मास फ्लो रेट, लार्ज मास फ्लो रेट भी अचीव हो गया, या लार्ज वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर भी अचीव हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दोनों के दोनों आपके अचीवेबल हो गया। टर्बो टाइप कंप्रेसर, एंड इट इज द मेन कंप्रेसर ऑफ इंजन, मेन कंप्रेसर ऑफ इंजन। ठीक है, मेन कंप्रेसर ऑफ इंजन होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि कंप्रेसर का भी वेट रिड्यूस हो गया। अरे मेन कंप्रेसर को जो यूटिलाइज कर रहे हैं हम, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो एक्चुअली रेफ्रिजरेशन के लिए तो कोई अलग कंप्रेसर यूटिलाइज ही नहीं किया मैंने, मेन कंप्रेसर से ही काम चल रहा है, मेन जेट इंजन की कंप्रेसर से ही काम चल रहा है। तो यानी कि कंप्रेसर का भी वेट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अलग से कंप्रेसर पे कोई वर्क इनपुट नहीं देना पड़ा, अलग से कंप्रेसर पे कोई वर्क इनपुट नहीं देना पड़ा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और कंप्रेसर का वेट भी कम हो गया, कॉस्ट भी कम हो गया, अलग से कंप्रेसर पे कोई वर्क इनपुट भी नहीं देना पड़ा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली। बाकी कूलर और आइसेंट्रोपिक एक्सपैंडर आपका दो सिर्फ कंपोनेंट, चार कंपोनेंट की जगह सिर्फ आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में दो कंपोनेंट रह गया। आपका कि वेट क्या हो गया, वेट बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर गया। वेट क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर गया।
बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर गया, दैट्स नदर मैटर, ठीक है ना। वेट बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर गया और इस वेट ज्यादा रिड्यूस करने के कारण मेन कंप्रेसर भी किसका यूटिलाइज हो गया, जेट इंजन का यूटिलाइज हो गया, अलग से कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को नहीं देना पड़ा, ठीक है ना। और यहां पे ये हीट एक्सचेंजर भी काम खत्म, डायरेक्टली एयर को केबिन में पास करा दिया जाता है या फिर कंडीशनड स्पेस में पास करा दिया जाता है, काम ही खत्म। तो मैंने कहा इन दोनों के कारण वेट भी, कॉस्ट भी, एज वेल एज व्हाट हैपन एग्जैक्टली, वेट खत्म हो गया, कॉस्ट खत्म हो गया, अलग से कंप्रेसर नहीं है तो अलग से आपको कोई पावर इनपुट नहीं देना पड़ा, तो आपका व्हाट हैपन एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई दिस वन इज यूटिलाइज्ड, दैट्स व्हाई दिस वन ओपन साइकिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ओपन साइकिल रेफ्रिजरेशन, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, air refrigeration system is utilized in the aircraft, ठीक है। जिसके कारण अब वेट नहीं है तो मैंने कहा फर्स्ट कंसिडरेशन इन एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, वेट कम होना चाहिए। तो ओवरऑल पावर, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल पावर, जेट इंजन का भी पावर और एज वेल एज रेफ्रिजरेशन में जो पावर लगा, ओवरऑल पावर क्या होता है आपका, रिड्यूस हो जाता है वेट ना होने के कारण, ठीक है ना। ओवरऑल पावर आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। इंडिविजुअल साइकिल की बात, इंडिविजुअली रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात छोड़ दो, इंडिविजुअली रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात छोड़ दो कि पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन पावर इनपुट कितना है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। कंप्रेसर अलग से नहीं लगा हुआ है, ये अलग से नहीं लगा हुआ है, तो वेट बहुत ही कम हो गया। और वेट कम होने के कारण मैंने कहा कि फर्स्ट कंसिडरेशन इन एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन वेट ही होना चाहिए, जिसके कारण ओवरऑल का मतलब मेन इंजन का पावर, ठीक है ना, मेन इंजन का पावर क्या हो जाता है आपका, फाइनली रिड्यूस हो जाता है। दैट वन इज एग्जैक्टली ठीक है, मेन इंजन का पावर रिड्यूस हो जाता है। वहीं पे इसकी बात करें, अगर क्लोज सिस्टम की बात करें, इसे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ओपन सिस्टम नहीं है तो इसके लिए तो अलग से कंप्रेसर लगाना पड़ेगा ना। ये ओपन सिस्टम नहीं है तो इसके लिए अलग से कंप्रेसर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आर यू गेटिंग, अलग से पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात, सेकेंड थिंग इज दैट मैंने कहा कि यहां पे जो एयर जा रहा है, फ्रेश एयर कंडीशनड स्पेस में जा रहा है, जो इन्वायरमेंट से लिया और यहां पे फ्रेश एयर मूव कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जबकि यहां पे आप क्या करना पड़ेगा, ये तो क्लोज साइकिल है, डायरेक्टली कंडीशनड स्पेस में जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक्चुअली क्या लगाना पड़ता है, एक फैन लगाना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक्चुअली एक फैन है, ये तो क्लोज सिस्टम है ना, डायरेक्ट केबिन में आपका एयर तो भेजेगा नहीं, क्योंकि एयर आपका क्या है, क्लोज लूप में मूव कर रहा है आपका, ठीक है ना। तो यहां पे रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक फैन लगाना पड़ता है और फैन के थ्रू क्या जाएगा आपका, स्टोरेज स्पेस में, कंडीशनड स्पेस में व्हाट हैपन एग्जैक्टली, आपका एयर जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक तो मैंने कहा कि ये क्लोज होने के कारण अलग पूरा का पूरा यूनिट ही अलग लगाना पड़ेगा, वेट आपका क्या बढ़ जाएगा। और इस वीसी साइकिल के साथ भी यही होगा, अलग से पूरा यूनिट लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें रेफ्रिजरेंट क्या है आपका, लिक्विड है, इसमें रेफ्रिजरेंट एयर है, ठीक है। लिक्विड होने के कारण और आपका वेट क्या हो जाएगा, और वेट बढ़ जाएगा। तो वीसी साइकिल को तो हटा ही दो, वीसी साइकिल तो यूटिलाइज ही नहीं करते हैं, ठीक है। वीसी साइकिल को तो हटा ही दो, आपका वीसी साइकिल यूटिलाइज ही नहीं करते हैं। इसमें भी मैंने कहा कि पूरा का पूरा आपका यूनिट अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, वेट आपका इंक्रीज कर जाएगा। और साथ ही साथ मैंने कहा कि अब रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक फैन लगाना पड़ेगा, ताकि इस रेफ्रिजरेटर से होके जब एयर पास करेगा वो कूल हो जाएगा और कहां पे जाएगा, कंडीशनड स्पेस को जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये एयर बाहर से विड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि एयरक्राफ्ट हायर एल्टीट्यूड पे आपका मूव करता है, और अगर एयर आप बाहर से विड्रॉ कर लिए, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, सराउंडिंग से विड्रॉ कर लिए डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ फैन इन द कंडीशनड स्पेस, प्रेशर आपके केबिन का, आपके कंडीशनड स्पेस का, जिसमें आपके पैसेंजर भरे हुए हैं, पैसेंजर बैठे हुए हैं, उसका
क्या हो जाएगा, प्रेशर डाउन चला जाएगा, और प्रेशर डाउन चला जाएगा तो आप प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाओगे, जिसके कारण इट मे बी पॉसिबल, ठीक है ना, व्हाट हैपन, क्या हो सकता है, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम के कारण क्या हो सकता है, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इवन, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा शरीर किसके लिए क्या है, किसके लिए कंप्लीटली हैबिचुएटेड है, दैट मींस ओनली हैबिचुएटेड फॉर द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं मिलेगा तो देयर मे बी कि इंटरनली बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, आपको सांस लेने का प्रॉब्लम हो सकता है, और इट मे बी कि आप वहां पे क्या हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, प्रॉपर ब्रीदिंग ना होने के कारण इट मे बी कि वहां पे इमीडिएटली आप क्या हो सकते हो, कंप्लीटली, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैंने कहा व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तो यहां पे डायरेक्टली बाहर से एयर सक नहीं कर सकते हैं, बाहर से एयर नहीं ला सकते हैं, तो क्या होगा, इस इंटरनल एयर कंडीशनड स्पेस के एयर को ही बार बार आपको मूव कराना पड़ेगा, बार बार मूव कराना पड़ेगा, ठीक है। कूलिंग इफेक्ट तो मिल जाएगा, कूलिंग इफेक्ट तो मिल जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कूलिंग इफेक्ट तो पैसेंजर केबिन में मिल जाएगा, ठीक है ना, पैसेंजर केबिन में ये कंडीशनड स्पेस में मिल जाएगा कूलिंग। व्हाट अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, क्योंकि लगातार हम ब्रीदिंग करते हैं, और ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है, CO2 रिलीज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, क्या होगा आपका, लगातार कंडीशनड स्पेस के ही एयर को रिसर्कुलेट करना पड़ेगा ताकि अंदर का प्रेशर रिड्यूस ना करे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहे अंदर का लगातार, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, अंदर का प्रेशर रिड्यूस ना करे, लगातार उसी को सर्कुलेट, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो आप रियलाइज कर सकते हो, मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही बेनिफिट है, एयरक्राफ्ट एज एन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल, एक ही बेनिफिट ये है कि इसका पावर इनपुट पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन कम है, लेकिन दिक्कत क्या है, वेट इसका फर्दर क्या हो जाएगा, अलग यूनिट इंस्टॉल करना पड़ेगा तो वेट बढ़ जाएगा। फिर मैंने कहा कि सेम एयर को, कंडीशनड स्पेस के सेम एयर को क्या करना पड़ेगा, रिसर्कुलेट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल आपके कंडीशनड स्पेस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। वाइल यहीं पे क्या है, मैंने कहा कि यहां पे आपका मास फ्लो रेट डायरेक्टली सराउंडिंग से लिया जा रहा है और डायरेक्टली केबिन को भेजा जा रहा है, तो ये जो डायरेक्टली केबिन को भेजा जा रहा है, डायरेक्टली कहां पे भेजा जाता है, 1 ATM पे प्रेशर पे भेजा जाता है। आपके पैसेंजर कंडीशनड स्पेस में, पैसेंजर केबिन में जब इसे भेजा जाता है एयर को, तो 1 ATM पे भेजा जाता है ताकि पैसेंजर क्या हो, अनकंफर्ट फील ना करें, ठीक है ना, अनकंफर्ट फील ना करें कूलिंग टरबाइन से जब ये निकलता है, तो दिस इज एग्जैक्टली, ठीक है, 1 ATM पे। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि आपका प्रेशराइजेशन और कूलिंग इफेक्ट दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, प्रेशराइजेशन ऑफ द केबिन, प्रेशराइजेशन ऑफ द पैसेंजर केबिन, और कूलिंग दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि इसमें क्या होता है, टर्बो टाइप कंप्रेसर लगे होते हैं, इसलिए मास फ्लो रेट का कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। साथ ही साथ प्रेशर राइज बहुत ज्यादा है इसके क्रॉस, तो उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टर्बो टाइप कंप्रेसर जो होता है कॉमन होता है मेन इंजन के लिए और रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए, तो कंप्रेसर अलग से कंप्रेसर भी लगाने की जरूरत नहीं। ओवरऑल वेट बहुत पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन बहुत ही कम हो गया, जिसके कारण ओवरऑल पावर क्या हो जाता है, सेविंग्स हो जाता है। वेट नहीं है तो ओवरऑल इंजन जो पावर लगा रहा है वो क्या होगा, आपका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इंडिविजुअली पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन हो सकता है कि पावर कंज्यूम ज्यादा करे, लेकिन वेट कम होने के कारण ओवरऑल पावर सेविंग्स कर लेता है, क्योंकि जो इंजन एक्चुअली आपका पावर प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज एग्जैक्टली द बेनिफिट्स, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे सारा कुछ आप समझ सकते हो। एक छोटा सा चीज और है इसमें समझने के लिए, वी विल डिस्कस लेटर। आगे बढ़ते हैं हम, नाउ मूव ऑनवर्ड्स। ये तो समझ ही लिए, नाउ मूव ऑनवर्ड्स। क्लोज्ड एंड ओपन एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। सबसे पहले सारा कुछ डील कर चुका हूं, सिर्फ यहां पे लैंग्वेज है, ठीक है। द एयर साइकिल कैन वर्क एज एन ओपन साइकिल, ठीक है, और ओपन साइकिल और एज क्लोज साइकिल, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। अ क्लोज्ड एयर साइकिल सिस्टम और डेंस एयर मशीन, डेंस एयर मशीन इसलिए, क्लोज सिस्टम डेंस एयर मशीन इसलिए क्योंकि मैंने कहा
कि क्लोज्ड एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर एट द इनलेट ऑफ द कंप्रेसर 1 atm से ज्यादा रख सकते हैं, और 1 atm से ज्यादा रख सकते हैं। आई होप आपको पता होगा P इज इक्वल टू रो आर टी। अगर P बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, P बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए यहां पे ये वर्ड यूटिलाइज कर रहा है डेंस एयर मशीन, इसलिए ये वर्ड यूटिलाइज कर रहा है डेंस एयर मशीन। क्लोज्ड एयर साइकिल को डेंस एयर मशीन वर्ड यूटिलाइज कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हैज मेनी थर्मोडायनामिक एडवांटेजेस, has many thermodynamic advantages. It can work at a suction pressure at the inlet of the suction pressure at the inlet of the compressor higher than the atmospheric pressure. This reduces the volume handle. ये क्या कर रहा है, इसके कारण क्या है आपका, जब वही आपका एयर थ्रू आउट रोटेट कर रहा है तो क्या है, वॉल्यूम हैंडल भी क्या किया जा रहा है, वॉल्यूम हैंडल्ड बाय द कंप्रेसर, वॉल्यूम हैंडल्ड बाय द कंप्रेसर एंड एक्सपैंडर, ठीक है ना। दिस रिड्यूसेस द वॉल्यूम हैंडल्ड बाय द कंप्रेसर एंड एक्सपैंडर। और साथ ही साथ वैसे भी समझ सकते हो कि जब डेंसिटी बढ़ेगा तो पर मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या होगा, मास बाय रो, ठीक है। मास फ्लो रेट जब डेंसिटी बढ़ेगा तो वैसे भी समझ सकते हो, ठीक है। एक तो ऐसे आपका वॉल्यूम हैंडल कम होगा कि वही मास थ्रू आउट क्या होना है, आपका रिसर्कुलेट हो रहा है, जबकि इसमें क्या है आपका, इन दिस केस डायरेक्टली सराउंडिंग से और क्या भेजा जा रहा है, डायरेक्टली केबिन को भेजा जा रहा है। तो इस केस में वॉल्यूम फ्लो रेट या मास फ्लो रेट ऑफ एयर ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है, वॉल्यूम फ्लो रेट आपका कम। तो दो तरीके से समझ सकते हो, एक तो आपका वही मास फ्लो रेट आपका क्या हो रहा है, थ्रू आउट रिसर्कुलेट कर रहा है, और दूसरी बात ये समझ सकते हैं कि अगर डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो सेम मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट के लिए क्या हो सकता है, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हो सकता है, वॉल्यूम फ्लो रेट कम हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये कह रहा है द वॉल्यूम हैंडल्ड बाय द कंप्रेसर एंड एक्सपैंडर एंड द ऑपरेटिंग प्रेशर रेशियो can be reduced. Operating pressure ratio can be reduced, resulting in higher COP. Now the second one, in an open air cycle, the air after expansion, open air cycle, in an open air cycle, the air after the expansion is directly laid to the conditioned space. कहाँ भेजा जाता है, एयर को डायरेक्टली conditioned space में भेजा जाता है। It is therefore necessary to expand air to 1 atmospheric pressure. 1 atmospheric pressure तक क्या करना होगा, expand करना होगा। This requires large volume to be handled. This size of compressor and expander nowadays are not affected significantly. मैंने आपको बताया था जस्ट प्रीवियस कि मास फ्लो रेट ज्यादा होगा, उसके कारण बहुत ज्यादा साइज ऑफ द कंप्रेसर इफेक्टेड नहीं होगा। और इस केस में हम क्या करते हैं, टर्बो टाइप या डायनामिक टाइप कंप्रेसर यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि साइज बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगा। इस केस में सिर्फ शाफ्ट का रोटेशन हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा के हम मास फ्लो रेट को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या, दिस रिक्वायर्स लार्ज वॉल्यूम टू बी हैंडल्ड। द साइज ऑफ कंप्रेसर, अब देखिए यहां से, द साइज ऑफ compressor and expander nowadays are not affected significantly since both of them are turbo type. Turbo type यानी dynamic type of machine. क्लियर है? तो ये भी हो गया, ये भी बता चुका हूं मैं। The open cycle has other advantages. Open cycle has other advantages over the closed cycle system in respect that it does not require, देखिए क्या नहीं रिक्वायर करेगा, it does not require heat exchanger for the refrigeration process after exit of expander and a common turbo type compressor. Common turbo type compressor का मतलब मेन इंजन का compressor for both engine and refrigeration unit is required. This saves the weight and cost of the equipment.
दिस सेव्स द वेट एंड कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। नेक्स्ट जो बार बार मैं कह रहा हूं वही है आपका द मेन कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। सबसे पहला क्या? वेट, देन आफ्टर स्पेस, देन आफ्टर ऑपरेटिंग पावर। सबसे बाद में ऑपरेटिंग पावर आता है, आप ये रियलाइज कर लो। सबसे पहले वेट, फिर बाद में स्पेस, फिर बाद में ऑपरेटिंग पावर, लास्ट में ऑपरेटिंग पावर आता है। इसीलिए मैंने कहा कि पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन पावर इनपुट ज्यादा होते हुए भी आपका फिर भी हम एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम ही यूज करते हैं। दैट इज इसका क्या है आपका लो वेट पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, और लो वेट होने के कारण ओवरऑल पावर सेविंग काफी अच्छा खासा कर लेता है। ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली योर इन ऑर्डर क्लियरली कह रहा है इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। जो भी दिया गया है ऑर्डर में दिया गया है इंपॉर्टेंट आपका कि किसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके बाद किसका। तो वेट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं। द पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन is considerably more for air cycle refrigeration than the VC refrigeration system, but still it is utilized as aircraft refrigeration system due to bulk and weight advantages. Results in greater, देखिए मैंने कहा था ना, greater overall power savings in the aircraft. This is exactly पूरे एयरक्राफ्ट का जो पावर है उसमें काफी लो वेट होने के कारण काफी अच्छा खासा पावर सेविंग कर लेता है। ठीक है, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम अगर यूटिलाइज करते हैं तो दिस इज एग्जैक्टली योर व्हाट कंक्लूजन। नाउ विल सी, अब जो भी मैंने कंक्लूजन किया उसे कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में हम देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल फटाफट देखते हैं। पहला, स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज। मैंने कहा एयर है तो हार्मफुल तो है नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, टॉलरेबल विथ एयर एज रेफ्रिजरेंट। सेकंड वन क्या है आपका, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एयर। मैंने पहले ही कहा कि ओपन साइकिल वहीं पे करते हैं जहां पे रेफ्रिजरेंट क्या हो, इजी अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एयर एज अ रेफ्रिजरेंट एट हाई एल्टीट्यूड फॉर ओपन एयर साइकिल एज वेल एज एयर इज इको फ्रेंडली। थर्ड वन, एयरक्राफ्ट साइकिल रिक्वायर्स ओनली वन हीट एक्सचेंजर। जो मैंने कहा आपसे, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल रिक्वायर्स ओनली वन हीट एक्सचेंजर, कूलर। ठीक है ना, दैट वन इज ओनली वन हीट एक्सचेंजर, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एंड कॉमन टर्बो कंप्रेसर। सिंपल एयरक्राफ्ट साइकिल सिर्फ और सिर्फ एक हीट एक्सचेंजर लगता है और क्या होता है, एक कॉमन टर्बो कंप्रेसर होता है। ठीक है, फोर्थ वन, केबिन प्रेशराइजेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डायरेक्टली अगर इसे क्या, डायरेक्टली अगर केबिन को भेजते हैं तो इसे कितने में भेजते हैं, 180 एम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केबिन को प्रेशराइज भी, हायर एल्टीट्यूड पे केबिन को 180 एम पे प्रेशराइज भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कूलिंग सिस्टम भी कर, कूलिंग इफेक्ट भी दे रहे हैं। ट्राई टू रियलाइज दिस इज एग्जैक्टली। नाउ विल मूव टू द, सारा कुछ एडवांटेजेस वगैरह सब कुछ देख लिया। प्रेशराइजेशन एंड एयर कंडीशनिंग कैन बी कंबाइंड इनटू वन ऑपरेशन, देन द फाइनल वन, यही चीज समझना था। अब देखिए, थोड़ा रियलाइज करना, एक छोटा सा टॉपिक बस यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बाकी कुछ नहीं, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। नेसेसिटी ऑफ कूलिंग। मैंने कहा कि प्लेन मूव कर रहा है, एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, एयरक्राफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर एयरक्राफ्ट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने तो एयर स्पीड क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। एयर के प्लेन के रेस्पेक्ट में, एयरक्राफ्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एयरक्राफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर एयरक्राफ्ट के रिलेटिवली एयर का स्पीड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, एयर का स्पीड ज्यादा होगा तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली उसे कंप्रेसर में हम नहीं भेजते हैं। ठीक है ना,
ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस एयर के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, ज्यादा वेलोसिटी होगा रिलेटिव टू व्हाट, एयरक्राफ्ट। उसे डायरेक्टली कंप्रेसर में नहीं भेजते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टली कंप्रेसर में भेजेंगे तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं हाई वेलोसिटी है, बहुत ज्यादा रैंडम है, उसे कंप्रेस करने में उसको क्या लगेगा, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगी, और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण कंप्रेसर के क्रॉस वर्क डन क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। हायर वेलोसिटी पे होगा, लो प्रेशर पे है, जिसके कारण रैंडमनेस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, रैंडमनेस बहुत ज्यादा होगा। तो अगर उसे डायरेक्टली कंप्रेसर में भेजें, व्हाट हैपन, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण व्हाट हैपन एग्जैक्टली, आपका कंप्रेसर का वर्क अक्रॉस द किसके क्रॉस, आपका सॉरी पावर इनपुट टू द कंप्रेसर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा होगा। दिस इज द फर्स्ट वन। इसलिए हम क्या करते हैं, एयर की काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंथैल्पी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। एयर के काइनेटिक एनर्जी को सबसे पहले इंथैल्पी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके कारण आपका प्रेशर क्या हो जाता है, राइज कर जाता है, और रिलेटिव टू द एयरक्राफ्ट उसका वेलोसिटी भी क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, उसका वेलोसिटी भी नेग्लिजिबल हो जाता है। तब वो कंप्रेसर में जाता है तो पहले ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा उसके काइनेटिक एनर्जी को पहले ही क्या कर लिया, इंथैल्पी में कन्वर्ट कर लिया, जिसके कारण प्रेशर बढ़ गया, और ऑलमोस्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द एयरक्राफ्ट क्या हो गया, एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया। अब उसे कंप्रेसर में भेज सकते हैं, एक तो प्रेशर भी बढ़ चुका है अब, और आपका वेलोसिटी भी नेग्लिजिबल हो चुका है, तो कंप्रेसर के क्रॉस अब वर्क डन क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है ना। यहां पे देखिए मैंने कहा, यहां पे देखिए डायरेक्ट इन्वायरमेंट से जो सक्शन किया जा रहा है, ठीक है, अब यहां पे डायरेक्ट इन्वायरमेंट से सक्शन किया जा रहा है, P1 शुड बी लेस देन P और प्लेन मूव कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में क्या है, आपका काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगा। तो उस काइनेटिक एनर्जी को पहले इनिशियली क्या कर दिया गया, इंथैल्पी में कन्वर्ट कर लिया गया, जिसके कारण आपका इनलेट टू द कंप्रेसर प्रेशर क्या हो गया, राइज हो गया। अब प्रेशर राइज हो गया, वेलोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया रिलेटिव टू द एयरक्राफ्ट। अब कंप्रेसर में जाएगा तो कंप्रेसर के क्रॉस वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है ना। कंप्रेसर के क्रॉस वर्क इनपुट आपका रिड्यूस कर जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये आपका कैसे किया जाता है, द काइनेटिक एनर्जी कैसे आपका इंथैल्पी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके कारण आपका इनिशियल प्रेशर बढ़ जाए, दैट वन इज विद द हेल्प ऑफ रैम इफेक्ट, ठीक है ना। रैम इज नथिंग बट अ डिफ्यूजर ओनली, ठीक है ना, डिफ्यूजर होता है, ठीक है, और डिफ्यूजर के थ्रू क्या करते हैं, इंथैल्पी इंक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू द इंथैल्पी, जिसके कारण प्रेशर राइज होता है, जस्ट एज डिफ्यूजर, नथिंग एल्स, ठीक है ना। रैम इफेक्ट के द्वारा यूटिलाइज करते हैं, दिस इज एग्जैक्टली। तो आगे बढ़ते हैं, फाइनल conclusion. Initial compression of the air is obtained by ram effect. Initial compression of the air, actually environmental air ज्यादा बेटर है, environmental air is obtained by the ram effect, ठीक है, ram effect, it is nothing but the diffuser which convert high kinetic energy of the ambient air relative to the aircraft. That one is quite important. Relative to the aircraft, उसके पास kinetic energy है, क्योंकि प्लेन आपका मूव कर रहा है। गाड़ी पे आप मूव करते हो तो क्या आपको एयर ड्रैग उतनी ही तेजी से लगता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एयर का काइनेटिक एनर्जी आपके रिस्पेक्ट में उतना ही ज्यादा होता है, इनटू एंथैल्पी एंड हेंस प्रेशर राइज before inlet to the turbo compressor. The power for this is derived from, मैंने कहा कि जब काइनेटिक एनर्जी को किसमें, प्रेशर में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो क्या लगेगा, एक ड्रैग लगेगा क्या। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, डिफ्यूजर के थ्रू कर रहे हैं हम, लेकिन उस आपके पूरे ओवरऑल प्लेन पे क्या लगेगा, एक ड्रैग लगेगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम चेंज हो रहा है यार,
तो मैंने कहा ओवरऑल एक ड्रैग लगेगा, ओवरऑल एक ड्रैग लगेगा, तो उस ड्रैग को ओवरकम करने के लिए पावर कहां से लिया जाता है? पावर इंजन से लिया जाता है, ठीक है ना, पावर इंजन से लिया जाता है। द पावर फॉर दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम इंजन ऑफ द एयरक्राफ्ट टू ओवरकम द ड्रैग ड्यू टू द रैम इफेक्ट, टू overcome the drag of the ram to the ram effect, overcome the drag due to ram effect. Clearly this is exactly the last point, you can understand, this is exactly the last point. Or now this is the what end of your advantages of aircraft refrigeration cycle. तो हमने क्या देखा? हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखा। पहले तो advantages of VC cycle over एयरक्राफ्ट एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि आपका एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, दोनों का अपना अपना एडवांटेज शो किया मैंने, दोनों का अपना अपना डिसएडवांटेज शो किया मैंने। उसके बाद बताया मैंने कि क्यों आखिर एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक्चुअली ओपन साइकिल ही क्यों होता है, वो भी डिस्कस किया। ओवरऑल डिस्कशन करने के बाद कुछ पॉइंट्स हमने एडवांटेजेस ऑफ एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल काउंट कर लिया, ठीक है, फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो दैट वन इज फाइनल कंक्लूजन। नाउ विल मूव टू द डिसएडवांटेजेस। कोई दिक्कत ही नहीं है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज हाई, कोई मतलब नहीं है, यू कैन इजीली रियलाइज इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हाई होगा, ठीक है। एंड मेजर प्रॉब्लम टू प्रिवेंट लीकेज, मैंने कहा कि लीकेज इसलिए हमें प्रिवेंट करना होता है क्योंकि एक तो ये इन्वायरमेंट में इजीली अवेलेबल नहीं है। जब गैस भरवाओगे, जब आप रेफ्रिजरेंट आप वीसी साइकिल में फिल करवाओगे तब आपका कॉस्ट लगेगा, इसलिए इतना इजी अवेलेबल नहीं है, तो हमें लीकेज प्रिवेंट करना पड़ता है। और लीकेज प्रिवेंट करना पड़ता है, लीकेज इसलिए भी प्रिवेंट करना पड़ता है दैट इज हार्मफुल फॉर द व्हाट ह्यूमन आल्सो, ठीक है। और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्चुअली सराउंडिंग में आएगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्रिएट करेगा और आपका ओजोन लेयर डिप्लेट भी करेगा, इसलिए इसे लीक प्रूफ बनाते हैं आपके बीसी साइकिल को। डिसएडवांटेजेस ऑफ एयरक्राफ्ट, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव डील यार, ईच एंड एवरी, बस यहाँ लैंग्वेज है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। डिसएडवांटेजेस ऑफ एयरक्राफ्ट साइकिल क्या है? सबसे पहला तो पावर पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन इज कंसिडरेबली हाई, ये तो ऑलरेडी आपको पता है, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, ठीक है ना। और सेकेंड वन इज व्हाट, मैंने कहा इसका डिसएडवांटेजेस यही है कि एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन एयर ही आपका केबिन को भेजा जाता है। तो मैंने कहा कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपका एयर ह्यूमिड हो, ह्यूमिड का मतलब उसमें मॉइस्चर कंटेंट हो, वाटर वेपर कंटेंट हो, मॉइस्चर का मतलब वाटर वेपर कंटेंट हो, तो हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द, अगर एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन हो सकता है कि अगर वो टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला गया, 0 डिग्री से नीचे चला गया, जब 0 डिग्री से नीचे चला गया कि इट मे बी क्या हो सकता है आपका 0 डिग्री से नीचे चला गया, इट मे बी वो ह्यूमिड जो वाटर वेपर है, जो मॉइस्चर है, वो क्या हो सकता है, फॉग में कन्वर्ट हो सकता है आपका। किस में कन्वर्ट हो सकता है आपका? फॉग में कन्वर्ट हो सकता है, आइस में कन्वर्ट हो सकता है, जिसके कारण पूरे लाइन को, पाइपलाइन को क्या कर सकता है, क्लॉग कर सकता है, चॉक्ड कर सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हेन एयर ड्रॉन फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस इज ह्यूमिड, it might produce fog and ice at the end of the expansion process and clog the line, ठीक है ना, clog the line. This is exactly your water when air drawn, तो humid आपका अगर हुआ और what happen exactly, अगर वही air आप expand कर रहे हो with the expansion डिवाइस, एक्सपेंशन डिवाइस कह लो या एक्सपैंडर कह लो, तो एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन क्या हो सकता है, फॉग हो सकता है, आइस हो सकता है, और लाइन को क्या कर सकता है, कंप्लीटली क्लॉग कर सकता है, कंप्लीटली चॉक्ड कर सकता है। दिस इज एग्जैक्टली द डिसएडवांटेजेस। नाउ द नेसेसिटी ऑफ द कूलिंग, कोई कह सकता है कि प्लेन में कूलिंग की क्या हो सकता है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द कूलिंग इन द प्लेन। सबसे पहले चीज, कूलिंग इसलिए करना कि हायर एल्टीट्यूड पे सन इंटेंसिटी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है, पहली बात, ठीक है ना।
फर्स्ट थिंग इज दैट हायर एल्टीट्यूड पे सन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, अब पहाड़ों पे जाते होगे तो आपको रियलाइज होता होगा कि सन इंटेंसिटी क्या बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, जिसके कारण आपका स्किन टैंड हो जाता है, ठीक है, और यू कैन से समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज अ सनबर्न, ठीक है ना, तो स्किन आपका कंप्लीटली टैंड हो जाता है। तो मैंने कहा कि व्हाट इज एग्जैक्टली नेसेसिटी ऑफ कूलिंग, तो हायर एल्टीट्यूड, वो तो पहाड़ों से भी ऊपर क्या करता है आपका, फ्लाई करता है एयरक्राफ्ट, मूव करता है आपका, और ड्यूरिंग दैट मूवमेंट सन बॉडी पे आता है आपका, फ्लाइट के एयरक्राफ्ट के बॉडी पे आता है, जिसके कारण पूरा बॉडी गर्म होता है। बॉडी गर्म होने के कारण ऑब्वियस अगर प्रॉपर कूलिंग नहीं हुआ तो आपके केबिन को भी, पैसेंजर केबिन को भी क्या करेगा, वो गर्म करेगा। इवन विंडो से भी क्या होता है आपका, विंडो से भी हीट आएगा, सनलाइट आएगा, जिसके कारण फर्दर आपका केबिन क्या होगा, हीट अप होगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। Due to sun power, heavy quantity of heat in the passenger cabin through the window and the heats of the top surface, ठीक है, heats of the top surface. This is exactly the first one. External source of heating. External source of heating पहले देख रहे हैं, फिर internal source of heating देखेंगे, ठीक है। The second thing is that प्रेशर एट हायर एल्टीट्यूड, मैंने कहा याद होगा अभी जस्ट मैंने बताया प्रेशराइजेशन एंड रेफ्रिजरेशन दोनों एक साथ हो रहा है, याद करिएगा। तो मैंने कहा एट हायर एल्टीट्यूड प्रेशर हो गया कम, ठीक है, और केबिन को क्या पहुंचाना है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रखना ही रखना है, ठीक है। तो जब डायरेक्टली आउटर एटमॉस्फेयर का एयर केबिन में नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसका प्रेशर कम है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा, और कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, और उसे जब हाई हो जाएगा तो हाई टेम्परेचर आप केबिन में भेज नहीं सकते हो, अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा, और उसे हर हाल में क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा। दिस इज द नेसेसिटी ऑफ द कूलिंग। दिस इज द सेकंड वन। देखते हैं, प्रेशर एट हायर एल्टीट्यूड इज लेस देन दैट एट द सी लेवल, सो टू मेंटेन केबिन प्रेशर एट 180 m एयर मस्ट बी कंप्रेस्ड, एयर को कंप्रेस्ड करेंगे, और कंप्रेस्ड एयर क्या होता है, हैविंग द हाई टेम्परेचर, इसलिए कूल करना हमारे लिए क्या हो जाता है, नेसेसिटी होता है। उस एयर को फर्दर कूल करेंगे, और कूल्ड एयर को क्या करेंगे, हम केबिन में भेजेंगे, जिसके कारण प्रेशराइजेशन एंड कूलिंग दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। थर्ड वन ड्यू टू फास्ट मूविंग होगा तो एयर ड्रैग लगेगा, यू नो वेरी वेल, एयर ड्रैग लगेगा, और जो एयर आपके किसके टॉप सरफेस से पास करेगा या एयरक्राफ्ट के चारों तरफ से अगर पास करेगा, बॉडी से पास करेगा, तो फ्रिक्शनल इफेक्ट लगाएगा, और फ्रिक्शनल इफेक्ट के कारण क्या होगा, बहुत तेजी से अगर मूव करेगा तो फ्रिक्शनल हीटिंग होगा। फ्रिक्शनल हीटिंग के कारण आपका बॉडी टेम्परेचर राइज होने लगता है, और बॉडी टेम्परेचर राइज होने लगता है, फर्दर वो हीट क्या कर सकता है, दैट बिकॉज ऑफ द रेडिएशन वो क्या हो सकता है, आपके केबिन तक पहुंच सकता है, जिसके कारण फर्दर केबिन आपका क्या हो सकता है, गर्म हो सकता है, और जिसके कारण फर्दर हमें नेसेसिटी होती है कूलिंग की। ड्यू टू फास्ट मूविंग एरोप्लेन टेम्परेचर इज रेज्ड ऑफ द बॉडी ऑफ प्लेन ड्यू टू द स्किन फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड एयर, ठीक है ना, तो इसके कारण हमें कूलिंग इफेक्ट देना पड़ता है। और फोर्थ वन इंजन पार्ट्स, जैसे इंजन है, आपके इंजन का पार्ट्स है, अगर उसके रेडिएशन के कारण, ठीक है ना, अगर आपका केबिन तक क्या हो रहा है, समहाउ हीट पहुंच रहा है, तो फर्दर आपको केबिन को क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंजन में ऑब्वियस कंबसन वगैरह होता है, तो टेम्परेचर तो क्या हो जाता है, एयर का बहुत ज्यादा हाई हो जाता है ना, और समहाउ रेडिएशन के थ्रू अगर ये पहुंचे यहां तक, तो क्या होगा, आपको फर्दर कूलिंग करना पड़ जाएगा, ठीक है। दिस इज द नेसेसिटी। एक्सटर्नल कूलिंग सोर्स ऑफ हीटिंग है ये। अब इंटरनल हीट सोर्स देखते हैं, वी विल सी द इंटरनल हीट सोर्स, दैट इज ऑब्वियस। द फर्स्ट वन इज बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी का मतलब जितने भी पैसेंजर बैठे हुए हैं, अगर आप सिंपल सा एग्जांपल लो ना, एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में सपोज टू बी 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और उसी क्लासरूम में 50 स्टूडेंट बैठ जाए, क्या होगा, वो क्लासरूम क्या हो जाएगा, अपने आप गर्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हीट ट्रांसफर में थोड़ा बहुत याद होगा तो मैं बता चुका हूं कि रेडिएशन में कि हमारे बॉडी से भी क्या निकलता है, इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है टू डिसिपेट द हीट, ठीक है ना। इवन हम जो ब्रीदिंग करते हैं उससे भी क्या होता है, इवन हमारे ऊपर जो एयर फ्लो होता है उससे भी हीट पास होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड,
बहुत सारे रीजन से हमारे बॉडी से हीट निकलता है, रेडिएशन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, जो ब्रीदिंग करते हैं उसके थ्रू भी। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन एग्जैक्टली, व्हाट हैपन, उस ऑक्यूपेंसी के कारण, उस नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज करने के कारण आपका पूरा सराउंडिंग क्या हो जाता है, आपका गर्म हो जाता है, पूरा रूम आपका, पूरा क्लासरूम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो मैंने कहा इंटरनल हीट सोर्स, तो जितने भी पैसेंजर बैठे हुए हैं, पैसेंजर के कारण सेल्फ आपका केबिन क्या हो सकता है, गर्म हो सकता है, ठीक है ना, सराउंडिंग गर्म हो सकता है केबिन का, दैट्स मीन्स। तो यहाँ पे फर्दर हमें किसकी, कूलिंग की नेसेसिटी होती है। और ऑब्वियस जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, इंटरनल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उनके कारण भी क्या होता है, हीटिंग होता है, उसके कारण भी क्या हो सकता है, आपका कूलिंग नेसेसिटी होता है। दिस इज एग्जैक्टली योर थ्योरेटिकल पोर्शन। ये आपका थ्योरेटिकल पॉइंट्स है। इस थ्योरेटिकल पॉइंट्स के बाद फाइनली वी विल मूव टू द एयरक्राफ्ट साइकिल, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल। आफ्टर दैट योर एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज ओवर एंड नाउ वी विल मूव टू द रेफ्रिजरेंट। ठीक है, हमने बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बस वन बाय वन जो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज लिखा था उसे एक्सप्लेन करने में टाइम लगा है, नथिंग एल्स। ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ा। एक हमने पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ बीसी साइकिल, दूसरा पढ़ा है कि आपका क्लोज साइकिल, आपका एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। दोनों का इंडिविजुअली हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा, उसे कंक्लूड भी किया हमने। ठीक है, देन आफ्टर हमने क्या देखा कि नेसेसिटी ऑफ कूलिंग, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है ना, और ये भी देखा फाइनली कि ओपन साइकिल को ही क्यों एयरक्राफ्ट एज अ एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज कर सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली आवर थ्योरेटिकल पोर्शन, थ्योरेटिकल पॉइंट्स। ठीक है, नाउ विल मूव द एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन, सिंपल एयरक्राफ्ट, यही हमें पढ़ना है। और भी मॉडिफाइड फॉर्म है एयरक्राफ्ट साइकिल के, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के। ठीक है, बट हमें मॉडिफाइड फॉर्म नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें सिंपल एयरक्राफ्ट साइकिल पढ़ना है। ठीक है ना, सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ना है। सो नाउ वी विल मूव टू द सिंपल एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम।